अस्सलामुअलैकुम। एक सिपाही अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अंदर खाने का सामान ले आया। अली ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो अपनी गन सीधी करते हुए पायलट से बोला, इधर देखो। पायलट ने सर घुमाकर देखा। उसने सर में गोली मार दी। अली ने पायलट को इसलिए ख़त्म किया कि हेलीकॉप्टर वहीं रहे, कोई इसे उड़ा कर ना ले जाए। फायर की आवाज़ सबने सुनी। डैनी ने चौंक कर पूछा, यह गोली किसने चलाई है? हवा के शोर के बाइस डैनी फ़ौरन ही समझ ना सका कि हेलीकॉप्टर के अंदर गोली चली है। अली सिपाही के दिमाग में था। बाकी 3 टेलीपैथी जानने वाले उस अफसर और 2 दुश्मनों के दिमागों पर कब्जा जमा चुके थे। वह सिपाही पायलट को गोली मारते ही घूम कर दरवाजे पर आया। फिर उसने 2 फायर किए। 2 मुसल्ला सिपाही उछल कर गिरे, फिर उठ ना सके। इन्हीं लम्हात में 3 टेलीपैथी जानने वालों ने भी अपने अपने आलाकार के जरिए फायरिंग की। वह तमाम सिपाही सोच भी नहीं सकते थे कि अपने ही लोग उन पर गोलियां चलाएंगे। उन्हें संभलने और अपने बचाव का मौका भी न मिला। संभलने से पहले गोलियां खाकर गिरते रहे। डैनिया से गैर मुतवक्का हमलों से बौखला गया। वो 4 आलाकार बनने वाले अपने ही लोगों को बेक वक्त तनहा कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और जे फ्लो के पास पहुंच गया। जे फ्लो और जे सामूस दूसरे हेलीकॉप्टर के पायलट और फौजियों के दिमागों में थे। वो हेलीकॉप्टर भी बर्फ़ की ठोस सतह पर उतर गया। डैनी ने वहां भी फायरिंग की आवाज़ सुनी। जे फ्लो ने कहा, उन मुखालिफ टेलीपैथी जाने वालों ने हमारे कई अफराद को आलाकार बना लिया है, हमारे कई फौजी जवानों को मार डाला है। प्लीज़ जल्दी आओ, हमें फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करनी है। जे फ्लो ने कहा, तुमने अभी यहाँ फायरिंग की आवाज़ सुनी होगी, उन्होंने हमारे पायलट को हलाक कर दिया है। डैनी ने कहा, उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी हलाक कर दिया है। वो बड़ी चालबाजी दिखा रहे हैं। शायद वो समझ रहे हैं कि हमारे फौजियों में से कोई हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं सकेगा। तुम फौजी अफसर या किसी जवान के दिमाग पर कब्जा जमा कर वह हेलीकॉप्टर वहाँ से ले जाओ। डैनी वापस अमरीकी सुराग रसां के दिमाग में पहुँचना चाहता था। उसकी ख्याल ख्वानी की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिला। बात समझ में आ गई कि वो मर चुका है। उसने फौजी अफसर के अंदर पहुंचना चाहा। इस दुनिया में उस अफसर की भी गैर हाजिरी लग चुकी थी। उस हेलीकॉप्टर में अफसर समेत 8 मुसल्ला फौजी आए थे। वह सब पायलट की तरह मारे गए थे। 2 अमरीकी सुराग रसां भी नहीं रहे। वो जे फ्लो के पास आकर बोला, हमारे दुश्मन सिर्फ 3 हैं, मगर भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे सब जवानों को ख़त्म कर दिया है। जे फ्लो ने कहा, इसका मतलब है कि उन्हें यहाँ से फरार होने के लिए एक हेलीकॉप्टर मिल गया। ऐसे वक्त जे सामू ने आकर कहा, यार फ्लो, हमारे 4 हेलीकॉप्टर बर्फानी इलाके से दूर उतरने के लिए चले गए हैं। यहाँ उतरने की महफूज जगह नहीं मिल रही थी। नीचे से हमारे सुराग रसां सिग्नल नहीं दे रहे थे। पता नहीं सब कहाँ मर गए। डैनी ने कहा, उन 4 हेलीकॉप्टरों को जाना ही था। यूं ही परवास करते रहते तो ईंधन ख़त्म हो जाता। उसी वक्त एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। तमाम फौजी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए थे। पायलट की हलाकत के बाद किसी ने बाहर जाने की नादानी नहीं की थी। वो नहीं जानते थे कि फायर करने वाले इस धुंध में कहाँ छुपे हुए हैं। जे फ्लो ने कहा, उन फौजियों का हेलीकॉप्टर के अंदर रहना मुनासिब नहीं है। वो इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर सकते हैं। डैनी ने कहा, इन सबको बाहर जाने का हुक्म दिया जाए। उनमें से 1-2 मर सकते हैं। बाहर जाने से ये तो मालूम हो जाएगा कि फायरिंग किस सिमत से हो रही है। जे फ्लो ने कहा, तुम फौज के आला अफसर हो, इन्हें बाहर जाकर दुश्मनों को तलाश करने का हुक्म दो। डैनी ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें हुक्म देने लगा। जे सामू ने कहा, वो 3 है। उनमें से जिसका नाम आफरीदी है उसके पास माइक्रोफिल्म है। उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमाया है। आफरीदी उसी हेलीकॉप्टर से फरार हो सकता है। उसे हेलीकॉप्टर ले जाने का मौका नहीं देना चाहिए। वो तीनों एक जगह होंगे तभी हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। उनमें से 1 या 2 यहाँ हैं। उनका अंदाज़ा दुरुस्त था। वहाँ लिली और आफरीदी थे। पहले वो धुंध में भटकते हुए हेलीकॉप्टर के करीब पहुँच गए। आफरीदी ने पायलट को निशाने पर रखते ही गोली मार दी थी। फिर लिली को खींचता हुआ इतनी दूर आ गया था कि धुंध के बायस दुश्मन उन्हें नहीं देख सकते थे। मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले ने कहा, आफरीदी, इसी तरह पहाड़ी के साथ साथ चलते रहो, मगर पहले हेलीकॉप्टर की सिमत फायर करो। दुश्मनों पर यह दहशत तारी रहेगी कि तुम सब वहाँ मौजूद हो। आफरीदी ने एक फायर किया। फिर लिली के साथ दूसरी सिमत जाते हुए पूछा, हमारा साथी कहाँ है? तुम उसी तरफ जा रहे हो। उसी वक्त हेलीकॉप्टर के पंखे की गर्दिश करने की आवाज़ सुनाई दी। लिली और आफरीदी ने पलट कर देखा। आफरीदी ने जिस हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मारी थी वो फिर परवास करने वाला था। जे फ्लो अब इसी तदबीर पर अमल कर रहा था कि 5 फौजियों को हेलीकॉप्टर से उतार दिया गया था। उनसे कहा गया था कि वो माइक्रोफिल्म को नीचे पहाड़ियों में तलाश करें। जे फ्लो ने नए पायलट से कहा, यहाँ से दूसरे हेलीकॉप्टर तक जाते आते रहो। अगर वो दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाना चाहें तो हम उन्हें रोक सकेंगे। लिली ने कहा, वो परवास कर रहा है, हम सर्च लाइट के जरिए देखे जा सकते हैं। टेलीपैथी जाने वाला लिली की बातें आफरीदी तक पहुंचा रहा था। आफरीदी के मुहाफिज ने कहा, हमें ऊंचे ऊंचे टीलों और चट्टानों के दरमियान छुपते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हेलीकॉप्टर नीचे परवास करता हुआ आ रहा था। लिली और आफरीदी भारी लिबास पहने और सामान की वजनी किट्स उठाए हुए थे। बर्फ़ पर दौड़ नहीं सकते थे, मगर तेज़ी से चलते हुए चट्टान की तरफ जा रहे थे। हेलीकॉप्टर से फायरिंग होने लगी। वो दोनों बर्फ़ पर औंधे मुँह गिर पड़े। फिर चारों शाने चित होकर हेलीकॉप्टर की तरफ मुतवातिर गोलियां चलाने लगे। वो परवास करता हुआ आगे गया। फिर आगे जाकर वापसी के लिए घूमने लगा।
वो दोनों चारों हाथों पैरों से बर्फ पर रेंगते हुए एक चट्टान की तरफ जाने लगे। उधर डैनी ख्यालख्वानी के जरिए फौजियों से कह रहा था, जिधर हेलीकॉप्टर एक दायरा में घूम रहा है उधर जाओ। 2 मुखालिफिन को देखा गया है, उनमें से एक के पास माइक्रोफिल्म हो सकती है। वो तमाम मुसल्लह फौजी अपनी अपनी नौकीली छड़ी टेकते हुए बर्फ की ठोस सतह पर चलते हुए उधर जाने लगे। लिली और आफरीदी बर्फ पर रेंगते हुए चट्टान के पीछे है तो पता चला इसी गार के धाने पर पहुंच गए हैं जहां पहले उन्होंने पनाह ली थी। आफरीदी ने सोचा, जब हेलीकॉप्टर वाले हमें ना पाकर वापस चले जाएं तब हम यहां से जाएंगे। मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले ने कहा, गार में ना जाओ, दुश्मन वहां पहुंच सकते हैं, छुपते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो लिली के साथ गार के धाने से दूर होकर जाना चाहता था। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की करीब आती हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने एक तरफ सर घुमाकर देखा, हेलीकॉप्टर करीब पहुंच रहा था। वहां से फायरिंग हो रही थी। वो दोनों पलटकर फिर गार की तरफ जाना चाहते थे। फायरिंग करने वाले बहुत कम फासले से गुजर रहे थे। कई गोलियां उनकी तरफ आ रही थीं। अचानक लिली के हलक से चीख निकली, फिर खामोशी छा गई। वो बर्फ पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। आफरीदी फायरिंग से बचने के लिए उछलकर लिली के करीब आ गिरा। हेलीकॉप्टर दूर जाने लगा। उसने लिली को दोनों हाथों से थामकर सीधा किया। उसकी पेशानी से बहने वाला खून शदीद सर्दी के बायस जम गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसने दोनों बाजू में उसे उठाया, फिर वहां से चलता हुआ कार के अंदर आ गया। उस वक्त हेलीकॉप्टर एक चक्कर लगाकर वापस आ रहा था। अब लिली और आफरीदी नजर नहीं आ रहे थे। आफरीदी कार के अंदर उसे एक जगह लिटाकर किट से मरहम पट्टी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रहा था। लिली जहां पर औंधे मुंह गिरी थी वहां सख्त नोकीली बर्फ थी। उसकी पेशानी में चुभ गई। आफरीदी उसकी मरहम पट्टी करने लगा। जख्म गहरा नहीं था, वो बेहोश नहीं हुई थी, जरा चकरा गई थी। उसने आंखें खोल दी। मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले ने आफरीदी से कहा, तुम्हारे साथी ने एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया है, यहां से फौरन निकलो, वो तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। लिली उठकर बैठ गई। आफरीदी फर्स्ट एड बॉक्स को किट में रखकर खड़ा हो गया। ऐसे ही वक्त बाहर से फायरिंग हुई। वो दोनों गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगे। दुश्मन गार के धाने पर पहुंचे हुए थे। उनमें से एक कह रहा था, हम जानते हैं, तुम दोनों अंदर हो, हथियार फेंककर दोनों हाथ गर्दन पर रखकर बाहर आ जाओ। मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले ने कहा, ओह आफरीदी, ये क्या हुआ? वो गार के धाने पर हैं, उन्होंने तुम्हारे फरार होने का रास्ता रोक रखा है, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। लिली और आफरीदी बुरी तरह फंस गए थे। उनकी कामयाबी यकीनी थी। अली एक हेलीकॉप्टर हासिल कर चुका था। ख्यालख्वानी के जरिए मालूम कर रहा था कि आफरीदी लिली के साथ आ रहे। उनके आते ही वो हेलीकॉप्टर में वहां से चीन की तरफ जा सकते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कदम पर कामयाबी हो, नाकामयाबी साथ चलती हैं, और वह कामयाबी हासिल करते वक्त नाकाम हो गए। मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले ने आफरीदी को मना किया था कि गार के अंदर ना जाए, और आफरीदी उसकी हदायत पर अमल कर रहा था। गार से दूर जाना चाहता था, लेकिन लिली के जख्मी होने के बायस उसकी मरहम पट्टी के लिए गार के अंदर आना पड़ा। इसके बाद ही बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। गार के धाने पर फायरिंग हुई थी। उनसे कहा गया था कि वह हथियार फेंककर दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखकर बाहर आ जाएं। दुश्मनों को यकीन था कि बाहर निकलने का वही एक रास्ता है। लिली और आफरीदी नहीं जानते थे कि वो गार अंदर ही अंदर कहां तक गया है। अगर कहीं निकलने का दूसरा रास्ता है तो बर्फ से इस तरह छुप गया होगा कि इसे तलाश करने के लिए जगह जगह बर्फ तोड़नी होगी, और ये काम आसान नहीं। दुश्मन ऐसा करने का मौका देने वाले नहीं थे। लिली और आफरीदी अंदर की तरफ गार के एक मोड़ पर 2 पत्थरों के पीछे छुप गए थे। जिस दुश्मन ने उन्हें हथियार फेंककर बाहर आने का हुक्म दिया था, उसने फिर कहा, आफरीदी तुम बाहर नहीं आना चाहते ना आओ, कहीं से छुपकर उस माइक्रोफिल्म को हमारी तरफ फेंक दो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाए बगैर यहां से चले जाएंगे। लिली और आफरीदी खामोश थे। हमारे टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां उस बोलने वाले दुश्मन के दिमाग में पहुंच गए थे, लेकिन उसे आलाकार बना नहीं पा रहे थे, क्योंकि डैनी जे फ्लोर जे सामू ने उसके दिमाग पर बड़ी मजबूती से कब्जा जमा रखा था। उसने कहा, देर न करो, तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में गड़बड़ करना चाहते हैं। मैं तुम्हें और उन्हें कहता हूं, मेरे दूसरे साथियों के दिमागों में कोई नहीं पहुंच सकेगा, वो सब गूंगे बने रहेंगे। अगर तुमने मुझे किसी चालाकी से अपना आलाकार बनाया तो ये गूंगे साथी मुझे गोली मार देंगे। अली ने कहा, आफरीदी किट से मिनी मशाल निकाल कर जलाओ, उसकी रोशनी गार के अंदर दूर तक ले जाओ। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ना मिले कोई बात नहीं, दुश्मन माइक्रोफिल्म के लिए गार के अंदर आने पर मजबूर होंगे। दुश्मनों को अपने पीछे आने के लिए ललकारो। आफरीदी ने किट से एक मिनी मशाल निकाल कर जलाई, फिर बुलंद आवाज से कहा, यह ना समझो हमारे लिए बाहर निकलने का दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है, हम यहाँ अंदर ही अंदर दूर तक जा रहे हैं। माइक्रोफिल्म चाहिए तो चले आओ। उसके हाथ में 1 फुट की छोटी सी मशाल थी। उसकी रोशनी से गार दूर तक रोशन हो गया। वो लिली के साथ दूसरे रास्ते की तलाश में जाने लगा। दुश्मनों ने गार के अंदर बहुत दूर रोशनी देखी और समझ गए थे कि आफरीदी वाकई किसी दूसरे रास्ते से बाहर जाने वाला है। वो सब गार के अंदर जाने पर मजबूर हो गए। उनमें से एक ही दुश्मन बोल रहा था। उसने कहा, आफरीदी तुम हमाकत कर रहे हो, दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, हम तुम्हें गोली मार देंगे और माइक्रोफिल्म हासिल कर लेंगे। तुम्हारे टेलीपैथी जाने वाले तुम्हें हलाकत से नहीं बचा सकेंगे। आफरीदी ने मशाल बुझा दी। दुश्मनों को बहुत दूर रोशनी दिखाई दे रही थी। वो रोशनी बुझ गई।
पूरे कार में गहरी तारीकी छा गई। वो सब सोच में पड़ गई। आगे बढ़ना चाहिए या वापस गार से बाहर जाना चाहिए। डैनी, जेफ और जे सामू ने उनके दिमागों में कहा, तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा उस माइक्रोफिल्म को हर हाल में हासिल करने। लिली पहले उसका बाजू थामे हुए थी। तारीकी फैलते वो उससे चिपक कर बोली, मशाल क्यों बुझा दी? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वो झुक कर उसके कान में बोला, जो कहना है कान में कहो, वरना आवाज़ सुनकर दुश्मन मालूम कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। उसने तारीकी में उसके चेहरे को टटोल कर उसे अपनी तरफ झुकाया, फिर बोली, तुम किसी टावर की तरह ऊंचे हो। मुझे बात करने के लिए बार बार तुम्हारा सर पकड़कर झुकाना होगा या तुम मुझे ऊपर उठाया करोगे। उसने दोनों हाथों में उसे लेकर उठाया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बराबर हो गए। तारीकी में दोनों की सांस एक दूसरे से टकराने लगी। वो सरगोशी में बोली, अगर यहाँ रहना है तो मैं सारी ज़िंदगी इस गार में गुजार दूंगी। आफरीदी को कुछ हो रहा था। वो बोला, काम की बात करो। वो गर्दन में बाहें डालकर बोली, दुश्मन काम करेंगे, हम आराम करेंगे। उसने बाजू ढीले कर दिए ताकि वो ज़मीन पर खड़ी हो जाए, लेकिन उसकी बाहें गर्दन में हमायल थीं। वो गर्दन से लटकी रह गई। वो बोला, छोड़ो मुझे। वो बोली, ना आगे जाना है ना पीछे हटना है। फिर भी कुछ तो करना है, कुछ तो करो। क्या करूं? गर्दन तो छोड़ो, पहले की तरह उठा लो। तुम्हारी गर्दन पर बोझ नहीं बनूंगी। उसने दोबारा उठा लिया। वो तारीकी में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन सांसों के टकराव से पता चल रहा था कि एक दूसरे के चेहरे को आंच दे रहे हैं। उसने लिली को बातें करने के ख्याल से दोनों बाजू में जकड़ कर उठाया था, मगर अब खुद जकड़ गया था। वो दोनों के लिए फरार का रास्ता नहीं था। दुश्मन जैसे सर पर सवार थे। इसके बावजूद खामोशी और सन्नाटे में दो दिलों की धड़कनें बज रही थीं। उन्हें कुर्बत का ये मौका इसलिए मिल गया कि दुश्मन अभी सोच रहे थे कि इस गहरी तारीकी में उन्हें क्या कर दें। जेफलॉ ने उनसे कहा, खतरा मोल लेना पड़ेगा। चुप कर मशाल जलाओ और दूर तक देखो। वो नजर आ जाए तो गोली मार दो। हम रोशनी करेंगे तो वो भी हमें गोली मार सकते हैं। बहस ना करो, मशाल जलाओ, कम ऑन। उसने मशाल जलाई। वो लिली को बाजू में उठाए खड़ा था। दोनों एक चट्टान की आड़ में थे। रोशनी होते ही वो उसके बाजू में उतर गई। दोनों ने अपनी गनें संभाल ली। दुश्मनों ने रोशनी में दूर तक देखा, वो नजर नहीं आए। डैनी ने कहा, अफरीदी यहाँ अंदर ही अंदर कहीं जा रहा है, उसे नजरों से ओझल ना होने दो, हाथ से निकलने ना दो, आगे बढ़ो। वह सब आगे बढ़ने लगे। लिली और अफरीदी ने चट्टान के पीछे से देखा। वो तादाद में 5 थे। हाथों में गन्ने लिए के कदम बढ़ते हुए चट्टान की तरफ आ रहे थे। दोनों ने अचानक ही चट्टान के पीछे से निकलकर फायरिंग की। उनमें से 2 को गोलियां लगी। तीसरे के पैर में गोली लगी। वो लंगड़ाता हुआ अपने 2 साथियों के साथ भागने लगा। लिली ने फिर फायरिंग की। फिर एक को गोली लगी। वो उछलकर जमीन पर गिरा। उसके हाथ में मशाल थी। गिरते ही मशाल बुझ गई। मशाल के साथ ही वो भी बुझ गया। डैनी ने गुस्से से कहा, गधे के बच्चों, तुम एक आदमी को मारकर माइक्रोफिल्म नहीं ला सकते। मैं क्या करूं? उन्होंने अचानक फायरिंग की थी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो चट्टान के पीछे छुपे होंगे? सर, आपको भी यही समझकर हमें गाइड करना चाहिए था। यू शट अप। अपने जख्मी साथी की मरहम पट्टी करो। अंधेरे में कैसे करूं? ये जख्मी मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। दुश्मन इसके दिमाग में पहुंच गए होंगे। हमारे जो मुसल्लह फौजी हेलीकॉप्टर में थे, आप उन्हें यहाँ भेजें। मैं तन्हा रह गया हूँ। लिली ने अफरीदी से कहा, वो 5 थे। हमने एक को जख्मी और 3 को हलाक किया है, एक रह गया है। वो बोला, आगे एक बड़ा पत्थर है, हम फायरिंग करते हुए उस पत्थर के पीछे जाएंगे। वह अंधेरे में करीब होने वाली फायरिंग से परेशान होगा। हमसे दूर होने के लिए गार के धाने की तरफ जाएगा। इस तरह हम उसे रगीदते हुए गार के बाहर ले जाएंगे। मुहाफिज ने कहा, आइडिया अच्छा है। उस तन्हा दुश्मन को गार से बाहर ले जाकर हलाक करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिल वक्त अपनी जगह से हरकत ना करो। हमें गार से निकलने के लिए उन्हें हलाक करना चाहिए। उसे हलाक करके गार से निकलोगे। बाहर वो 4 मुसल्लह फौजी हैं जो हेलीकॉप्टर से तुम दोनों पर फायरिंग कर रहे थे। उनसे बाहर निमटना बेहतर होगा। इन हालात में हिकमत अमली को समझो। वो चारों दुश्मन अपने साथी की मदद करने इस गार में ज़रूर आएंगे। वो तुम दोनों को गार में घेरना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश पूरी होने दो। अफरीदी ने हैरानी से पूछा, ये कैसा मशवरा दे रहे हो? इस तरह हम गार से निकल नहीं सकेंगे। अफरीदी, तुम इसी तरह तजुर्बात हासिल करोगे। वो सब तुम्हें घेरने आएंगे, गार में दाखिल होंगे। उनके पीछे तुम्हारा साथी गार के धाने पर रास्ता रोकेगा। इधर तुम दोनों हो, उस तरह दुश्मन तुम तीनों के दरमियान फंस जाएगा। आफरीदी ने कायल होकर कहा, हाँ, ये है हिकमत अमली। हमारा साथी उन्हें गार से बाहर नहीं जाने देगा। वो उधर से फायर करेगा, हम इधर से। आगे और पीछे का रास्ता बंद रहेगा। दुश्मनों को फरार होने का तीसरा रास्ता नहीं मिलेगा। मुहाफिज ने कहा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथी की प्लानिंग पूरी तरह समझने के बाद आऊँगा। यही बातें दूसरा मुहाफिज लिली के दिमाग में बयान कर रहा था। फिर उन दोनों के दरमियान में खामोशी छा गई। लिली ने कहा, हमारी टेलीपैथी जानने वाले मुहाफिज बहुत समझदार हैं, हमें तन्हा छोड़ गए हैं। वो बोला, हमें उनकी वापसी तक दुश्मनों से मोहतात रहना चाहिए। वो उसकी कमर के गिर्द बाहों का घेरा डालकर बोली, मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन से लिपट नहीं सकते। मैं मोहतात रहने के लिए तुम्हारे करीब रहूंगी। प्लीज़ बैठ जाओ, मेरे बराबर हो जाओ। मैं मर्द हूँ, एक लड़की के बराबर नहीं हो सकता। वो उसके शानों को टटोल कर दोनों हाथ वहां तक ले गई। फिर उछलकर उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, ये लो, मैं तुम्हारे बराबर हो गई। वो भारी भरकम लिबास में थी, बोझ के बायस गिर सकती थी।
आफरीदी ने दोनों बाजुओं से थामने के लिए जकड़ लिया। उसने कहा, तुम मुझे मजबूर कर देती हो, अभी मैं ऐसा ना करूं तो गिर पड़ोगी। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे गिरने नहीं देते, मुझे दुश्मनों से बचा रहे हो, मेरे लिए खतरात से खेल रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना दिलेर और इतना चाहने वाला मिलेगा। तुमने तैयारी में अच्छे किरदार का सबूत पेश किया था, फिर तुम्हें बाबा साहब के इदारे की हमायत हासिल हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ। काम आना और बात है, मगर जिसे दिल से चाहा जाए उसके लिए खतरात से खेला जाता है। मैं दुरुस्त कह रही हूँ ना? वो साथी जो बाहर तनहा गया है, मैं उसे भी दिल से चाहता हूँ और वो साथी भी हमें दिल से चाहते हैं। हमारी सलामती की खातिर तनहा बाहर गया है। अभी सिर्फ मेरी और अपनी बात करो। क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ? वो सोच में पड़ गया। स्पेशल? अभी तो मैं मोटे मोटे कपड़ों में छुपी हुई हूँ, मगर वहाँ जहाज़ में तुमने मुझे देखा था। सच बताओ, मैं अच्छी हूँ ना? मुझ में कशिश है ना? वैसे ये मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझ में कशिश है, इसीलिए मुझे पकड़ रखा है। अब वो समझ रहा था कि तैयारी में जब वो शर्म हिया की खातिर अपने दोस्तों से दुश्मनी मोल ले रही थी, तभी उसने लाशऊरी तौर पर मुतासिर किया था। वो बड़े ही गैर महसूस तरीके से अंदर ही अंदर सुरंग बनाती हुई उसके दिमाग तक पहुंच गई। उसने पूछा, चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ? दोनों की सांसें टकरा रही थी। आफरीदी बड़ी खामोशी से उसकी सांसों में उतरने लगा। वहाँ तारीकी थी, बहुत ही गहरी तारीकी, ऐसी तारीकी जो दुश्मनी के लिए अजाब थी मगर दोस्ती के लिए लाजवाब थी। वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। दोस्ती की खातिर मुआहदे करते वक्त देखना ज़रूरी नहीं होता। देखने का मसला दुश्मनों का था। तारीकी को रोशन किए बगैर, आगे पीछे देखे बगैर दुश्मनी जारी नहीं रख सकते थे। जो दुश्मन गार में तनहा रह गया था, वो अपने जख्मी साथी की मरहम पट्टी के लिए जख्म देखना चाहता था। तारीकी में देख नहीं सकता था। डैनी ने उसके ख्यालात पढ़कर कहा, गोली इसके अंदर रह गई है। वो गोली ऑपरेशन के जरिए ही निकाली जा सकती है और यहाँ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, मौत इसका मुकद्दर बन चुकी है। वो जख्मी तकलीफ से तड़प रहा था, कराह रहा था। जेफ्लो ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे तारीकी में वापस वहीं जाने पर मजबूर किया जहां से वो गोली खाकर आया था। वो बेचारा आखिरी लम्हात में चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ चट्टान की तरफ जाने लगा। उस चट्टान के पीछे लिली और आफरीदी बड़े प्यार से खतरात भरे लम्हात गुजार रहे थे। जख्मी दुश्मन की कराहती हुई आवाज़ें करीब आने लगीं। उन्होंने मोहतात होकर अपनी अपनी गन्नें संभाल लीं और फायर करने के लिए आवाज़ की सही सिमत का अंदाज़ा करने लगे। मुहाफिजों ने दोनों के दिमागों में उतर कर कहा, गोली ना चलाना, वो मरने वाला है। दुश्मनों ने उसे चारा बनाकर भेजा है। तुम्हारी तरफ से गोली चलेगी तो वह समझ लेंगे कि तुम दोनों अभी तक चट्टान के पीछे हो और फरार का कोई रास्ता तलाश करने उनसे दूर नहीं गए हो। आफरीदी ने कहा, मैं समझ गया। दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि मैं माइक्रोफिल्म लेकर इस गार से बहुत दूर चला गया हूँ। अगर मेरा ताकुब ना किया गया तो मुझे गार से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। लिली ने कहा, बेशक, उन्हें यह मालूम नहीं होना चाहिए कि हम अभी तक यहाँ हैं। मैं उससे जख्मी की आवाज़ बहुत करीब से सुन रही हूँ। मुहाफिज ने कहा, इसे मरना तो है ही, लिहाजा मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए से ख़त्म करूँ। आफरीदी ने कहा, जस्ट ए मिनट, जब खुदा ने इतनी तकलीफ़ के बावजूद इसे ज़िंदा रखा है तो फिर इसे अपनी आखिरी सांस तक जीने दो। लिली ने पूछा, इसे गोली कहाँ लगी है? मुहाफिज ने कहा, वो भाग रहा था, ऐसे वक्त इसकी कमर में पीछे गोली पैवस्त हो गई है। लिली ने ज़मीन पर घुटने टेक दिए। उसके कदमों के पास आ गया था। लिली ने उसे टटोल कर छू लिया, फिर तारीकी में रेंगती हुई उसकी कमर के पास आई। उसके ज़ख्म को हाथ लगाया तो वह तकलीफ़ की शिद्दत से कराहने लगा। मुहाफिज ने पूछा, क्या कर रही हो? दूर खड़े हुए दुश्मन को तुम्हारी पोजीशन का इल्म हो जाएगा। वह बोली, तुम इसके दिमाग में रहो, इसे इसी तरह चीखने दो जैसे यहाँ तनहा पड़ा अपना आखिरी वक्त गुजारा हो। मगर तुमने ये चाकू क्यों निकाल लिया है? तुम्हारी सोच कह रही है कि तुम इसकी कमर में पैवस्त होने वाली गोली निकालना चाहती हो। यह हमाकत है लिली। तुम ये कहना चाहते हो ये गोली निकलने वाली तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा, और बच जाएगा तो जितना खून बह रहा है उसकी जगह दूसरा खून नहीं मिलेगा, ये हर हाल में मर जाएगा। जब समझ रही हो तो गोली क्यों निकाल रही हो? अभी तुम इसे हलाक करना चाहती थी, मैं भी हलाक कर रही हूँ, मगर बचाने की कोशिश करते हुए। प्लीज़ इसके दिमाग में जाओ, ख्याल ख्वानी के ज़रिए इसमें तवानाई और हौसला पैदा करो। मुहाफिज उस ज़ख्मी के दिमाग में चला गया। तारीकी में पैवस्त होने वाली गोली निकालना सरासर मज़का खेज बात थी, लेकिन अली ने मुहाफिज से कहा, वो जो चाहती है उसे करने दो, उससे ताउन करो। वो अपनी मनमानी करने लगी, गोया हमाकत करने लगी। उसके ख्याल के मुताबिक दुश्मन को अजियतें देकर हलाक किया जाता है। वो इस नेक मकसद से अजियतें दे रही थी कि मरना तो इसे है, लेकिन मुकद्दर में ज़िंदगी होगी तो जी लेगा। गोली गहराई में नहीं थी, ज़ख्म के मुंह के पास ही थी। उसने गंदे डॉक्टर की तरह चाकू की नोक से इसे निकाला तो वो शदीद तकलीफ़ के बायस चीख पड़ा। इसके बाद एकदम से खामोश हो गया। लिली ने उसके सीने पर हाथ रखकर मालूम किया। दिल धड़क रहा था। वो जिंदा था मगर बेहोश हो गया था। आफरीदी फर्स्ट एड बॉक्स निकाल चुका था। लिली अमेरिका में मेडिकल की तालबा थी। अंधेरे में दवाओं को देख नहीं सकती थी। सूंघकर मरहम और दवाओं को समझती रही। जख्म से खून का बहाव रोकने और मरहम पट्टी करने के तरीकों पर अमल करती रही। डैनी, जेफ्लो और जे सामू उस जख्मी के दिमाग में थे। वो भी तारीकी में होने वाले लिली के अहमकाना ऑपरेशन पर हैरान थे।
उन्हें मालूम हो चुका था कि लिली और आफरीदी उसी चट्टान के पीछे हैं, लेकिन उन पर कातिलाना हमला कराने के लिए इस गार में एक ही फौजी था। बाकी 4 मुसल्लह जवान हेलीकॉप्टर छोड़कर उसकी मदद के लिए आने वाले थे। उनके पहुंचने में अभी देर थी, इसलिए वो जख्मी के दिमाग में रहकर लिली के जालिमाना ऑपरेशन को समझ रहे थे। वो ज़्यादा देर उसके दिमाग में न रह सके। गोली के निकलते ही वो बेहोश हो गया तो वो उसके अंदर से निकल गई। उस बेहोशी के बाद मालूम नहीं कर सकते थे कि अब वो दोनों उस चट्टान के पीछे क्या कर रहे हैं। फिल वक्त दुश्मनी का वक्फा था, दुश्मन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लिली और आफरीदी को वहाँ खामोशी से इंतजार करने के लिए कहा गया था। लिली ने कहा, जख्मी को इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में इंजेक्शन की 4 शीशियाँ हैं। अंधेरे में किस तरह मालूम करूं कि जख्म के लिए एंटीसेप्टिक इंजेक्शन की शीशी कौन सी है? आफरीदी ने पूछा, इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है? मैं चाकू के फल को गर्म न कर सकी। यहाँ आग जलाई नहीं जा सकती। चाकू के लोहे से जख्म में जहर फैल सकता है। फैलने दो, मैं तुम्हें मिनी मशाल जलाने और इंजेक्शन का इंतखाब करने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ इधर रोशनी होते ही दुश्मन फायर करेगा। वो इंजेक्शन की एक शीशी उठाकर उसे सिरिंज में भरती हुई बोली, मैं अंदाजे से ये इंजेक्शन लगा रही हूँ, ये मतलूबा इंजेक्शन भी हो सकता है। मैं आर्मी हेडक्वार्टर में चीनी फौज के आला अफसरान के साथ बैठा हुआ उन्हें लिली, आफरीदी और अली के हालात बता रहा था। एक आला अफसर ने हैरानी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? वो तीनों खतरात में गिरे हुए हैं, वहाँ से जिंदा वापस आना बहुत बड़ा कारनामा होगा, और इन हालात में भी वो ऑपरेशन करके अपने एक दुश्मन की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे टेलीपैथी जाने वाले लिली को ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन अली तैमूर ने बारूद के ढेर में इजाज़त दी है। अली फरिश्ता नहीं है, लेकिन उसके लहू में मसीह आई है। पारस और पोरस को फिर एक बार तन्हा रहने की आज़ादी मिल गई थी। तकदीर मेहरबान हो गई थी। सानी और सबाता बाबा साहब के दार में चली गई थी। पारस इसराइल गया था, उसका जिक्र बाद में होगा। अभी पोरस बम्बई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर से गुजरा था। बैंकॉक से बम्बई का सफ़र उसके नुक्ता नज़र से बहुत बोर था। दिल पर दस्तक देने वाला एक भी हसीन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यूं कहने को तो कितनी ही जवान और स्मार्ट लड़कियां आसपास रहीं। वो खूबसूरत भी थी, लेकिन उनमें वो कशिश नहीं थी जो पहली नज़र में दिल खींच लेती है। विजिटर्स हॉल में पहुंचते ही वो सूरत नज़र आ गई। सूरत क्या थी, अजंता की मूरत थी। ऐसी मनमोहनी और सोनी थी कि उसे देखते ही पोरस के कदम रुक गए। उसने साड़ी इतने सलीके से पहनी थी कि बदन का हुस्न शायराना अंदाज में नुमाया हो गया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, जबकि वो किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी। उसके साथ एक औरत खड़ी हुई थी। जिस तरह गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वो भी उसके साथ थी। पोरस ने करीबी काउंटर से एक ठंडी बोतल ली। इसे पीते हुए स्टॉल के मालिक के दिमाग में पहुंच गया। उस मालिक ने उसकी मर्जी के मुताबिक अपने मुलाजिम से कहा, चंदू, बुक स्टॉल के सामने नीले और पीले रंग की साड़ियाँ पहने हुए 2 महिलाएं खड़ी हैं, उन्हें 2 लेमन जूस दे आओ। चंदू ने कहा, अभी जाकर देता हूँ। वह 2 ठंडी बोतलें लेकर जाने लगा। पोरस अपनी बोतल के पैसे अदा करके वहाँ से दूर चला गया। एक जगह बैठकर चंदू के दिमाग में पहुंच गया। वो औरत पूछ रही थी, ये क्यों लाए हो? हमने बोतलों का ऑर्डर नहीं दिया, मेरे मालिक ने हुक्म दिया, मैं ले आया। उस मनमोहनी ने नागवारी से दूर दुकान के मालिक को देखा। वो मुस्कुरा कर दिख रहा था। वो बोली, इस बुड्ढे के मुंह में जितने दांत रह गए उन्हें भी तोड़कर उसके हाथ पर रख दूंगी। चल फूट यहाँ से। चंदू वापस जाने लगा। पोरस उस हसीना के दिमाग में पहुंचा तो वो कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसका नाम करिश्मा कुमारी था। वो अपनी साथी औरत से मुखातिब होकर कह रही थी, पद्मनी, मुझे गुस्सा आ रहा है। पद्मनी ने परेशान होकर कहा, भगवान के लिए बर्दाश्त करो, मैं उस दुकानदार को गालियां देकर आती हूँ। मुझे दुकानदार पर गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कोई पहुंचा हुआ है। कौन हो तुम? करिश्मा, तुम गुस्से में अकल से काम नहीं लेती। सांस रोक लो, वो चला जाएगा। मुझे मालूम तो होना चाहिए कि कौन कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है। सुबह से तीसरी बार इसे महसूस कर रही हूँ। पोरस को बड़ा गुस्सा आया। वो दिमाग में आने वाले को कुत्ता कह रही थी। वो उसे छोड़कर पद्मनी के दिमाग में आया। वो कह रही थी, वो सुबह पहली बार तुम्हारे अंदर आकर बोल रहा था, दूसरी बार आकर खामोश रहा, अब भी खामोश है। उसे दिमाग से थूक दो, वो बाहर निकल जाएगा। करिश्मा ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ, दिमाग में छुपकर मत आओ, मर्द की तरह सामने आओ। पोरस हैरान हुआ, क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं था। ये समझ में आ गया कि कोई नामालूम टेलीपैथी जाने वाला है जो करिश्मा को सुबह से परेशान कर रहा है। वो फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वहाँ कोई कह रहा था, करिश्मा, मैं तुमसे कह चुका हूँ, लंदन के एक मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर देखकर दीवाना हो गया हूँ। अपना नाम और ठिकाना बताओ। मैं तुम्हारे इंडिया में पहली बार आ रहा हूँ, फिर नाम और पता बताऊँगा। मेरे आते ही तुम अपने दिमाग में बेचैनी महसूस करने लगती हो। आज रात ये बेचैनी दूर कर दूंगा। कैसे दूर करोगे? जब तुम नींद में होगी तो मैं तुम पर तनवीमी अमल करूंगा। इसके बाद तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। खबरदार, मुझ पर कोई अमल न करना। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ख़तरनाक फाइटर हूँ, मुँह हाथ तोड़ कर रख दूंगी। अभी मैंने पूरी तरह तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पड़े, फिर भी इतना मालूम हो चुका है कि तुम्हारी जहानत में चालाकी और मक्कारी है, और वाकई तुम एक ख़तरनाक फाइटर हो। ये जानकर भी मेरे करीब आओगे तो उम्र भर पछताओगे। तुम एक बेशकीमत नगीना हो, मुझ जैसे टेलीपैथी जाने वाले के काम आती रहोगी। मैं भी जा रहा हूँ, रात को तुम्हारे सोने के वक्त आऊँगा।
दूसरे लम्हे में करिश्मा कुमारी ने कहा, पद्मनी वो चला गया है, लेकिन कह रहा था रात को आएगा और मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। तनवीमी अमल का मतलब समझती हो? हाँ, वो तुम्हें अपनी मामूला, अपनी कनीज़ बना लेगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या मेरे भैया अपने मंत्रों से मुझे बचा लेंगे? तुम्हारे भैया बड़े गुनी हैं। तुम उन्हें फ़ोन करो, अपने हालात बताओ, वो टेलीपैथी के भूत को तुम्हारे दिमाग में नहीं आने देंगे। वो दोनों टेलीफोन बूथ की तरफ जाने लगीं। पोरस पद्मनी के ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि करिश्मा की माँ का नाम माई जमुना है। पोरस जिस फ्लाइट से आया था उसी फ्लाइट से माई जमुना आई है, लेकिन अभी तक इमिग्रेशन और कस्टम चेकिंग से गुजरकर विजिटर्स हॉल में नहीं आ सकी है। भारत के बेशतर सूबों में काला जादू जाने वालों की खासी तादाद है। नारंग और भीमा जैसे जादू जाने वालों का ताल्लुक सूबा महाराष्ट्र से था। माई जमुना सूबा बंगाल में पैदा हुई थी। क्रोध की देवी काली माई की पुजारन थी। कितने ही मासूम बच्चों और कंवारी लड़कियों को उसने काली माई के चरणों में कुर्बान किया था। उनकी गर्दनें काटकर बलि चढ़ाई थी। 30 बरस तक मुख्तलिफ मंत्रों का जाप करके तरह तरह के जादुई हथकंडों में महारत हासिल करती रही। अब वो इतनी खतरनाक जादूगरनी बन चुकी थी कि बड़े बड़े जादूगर उसे चुड़ैल कहा करते। माई जमुना अपनी जवानी में हसीन रही होगी, तभी करिश्मा कुमारी जैसी हसीन बेटी पैदा की थी। लेकिन अब 30 बरस तक काले जादू के अमल ने माई जमुना को बदसूरत बना दिया था और वह सूरत से ही चुड़ैल लगने लगी थी। उसने अपने बेटे जसवंत पाल को जादुई हथकंडे सिखाए थे, लेकिन वह अपनी माँ की तरह विच डॉक्टर नहीं बन पाया। उसकी बेटी करिश्मा कुमारी काले जादू की तरफ माइल नहीं हुई। वह ज़हीन और नहायत मकार थी। उसने तालीम हासिल करने के अलावा जूडो, कराटे, राइफल शूटिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग सीखी थी। एक एयरलाइन में पायलट बनने की भी ट्रेनिंग हासिल की थी। यानी वह अपने माँ और भाई से मुख्तलिफ थी। वह फ़ोन पर कह रही थी, हेलो भैया, आप क्या कर रहे हैं? माँ को लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? मैं एक मामले में मसरूफ़ हूँ। माँ मेरे ही मामले से निमटने के लिए बर्मा से यहाँ आई हैं। अभी उसने फ़ोन पर बताया कि कस्टम वालों ने उसका सामान रोक दिया। वो तुम्हारे फ़ोन पर तुमसे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद है। प्लीज़ माँ को बताएं, मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर पर भूल आई हूँ, लेकिन माँ के गले लगने यहाँ पहुँची हुई हूँ। मैं अभी बता दूंगा। और कोई बात? हाँ भैया, कोई टेलीपैथी जाने वाला सुबह से अब तक 3 बार मेरे दिमाग में आ चुका है। ओह गॉड, ये टेलीपैथी की मुसीबत तुम्हारे पास कैसे पहुँच गई? वो कह रहा था लंदन के एक मैगजीन में मेरी तस्वीर देखी थी और कल यहाँ पहुँच रहे। मैं पहले ही एक मसले में उलझा हुआ हूँ, ये नया मसला पैदा हो गया। वो कह रहा था जब मैं रात को सो जाऊँगी तो मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। भैया मैं बहुत परेशान हूँ, वो मुझे अपनी नौकरानी बना लेगा। हौसला करो, माँ हमारी हिफाजत के लिए पहुँच गई है। मैं भी माँ से बात करता हूँ। पोरस ने पद्मनी के दिमाग से निकलकर ख्याल खुआनी की प्रवास की, फिर जसवंत के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। पोरस फिर पद्मनी के अंदर पहुंच गया। फिलहाल वही जरिया थी, क्योंकि करिश्मा के दिमाग में जाने से वो बेचैनी महसूस करके सांस रोक लेती थी। और उसका भाई जसवंत पॉल योगा का माहिर था। ये वही ठाकर जसवंत पॉल था जिसने कल्पना को अगवा किया था। गोया कल्पना के अंदर रहने वाली भीमा को अगवा किया था। वो जानता था कि कल्पना मर चुकी थी। वह अपने काले अमल से कल्पना को 1 घंटा बाद जिंदा करना चाहता था, लेकिन उसके अमल करने से पहले वो जिंदा हो गई थी। इस तरह वह समझ रहा था कि कल्पना के अंदर कोई दूसरी आत्मा समा गई है, लेकिन ये मालूम नहीं कर सकता था कि जिस कल्पना की इज्जत से खेलने के लिए अगवा किया है उसके अंदर कैसी आत्मा समाई हुई है। किसी औरत की आत्मा है या मर्द की, इस हद तक समझ में आ रहा था कि वो आत्मा पुरस्कार शक्ति रखती है, इसीलिए कल्पना के अंदर पहुंची हुई है। वो कल्पना को अगवा करके गोवा ले आया था। भीमा परेशान था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तो ये कि कल्पना का जिस्म छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में चला जाए। ऐसा करने से उसकी आत्मा शक्ति किसी हद तक कमज़ोर हो जाती और वो कमज़ोरी नहीं चाहता था। दूसरा रास्ता ये था कि वह टेलीपैथी के जरिए जसवंत पॉल के दिमाग को कमज़ोर बनाए। उसने ये सोचकर उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। वो ज़रा वक्फे से दूसरी बार दिमाग में पहुंचा। जसवंत पॉल ने पूछा, तुम कौन हो? वह कल्पना के जिस्म में समाने के बाद बेख्तियार नस्वानी आवाज़ में बोलने लगा था। उसने कई बार मर्दाना आवाज़ में बोलने की कोशिशें की। कोशिश करने पर वो 1-2 फिक्रे मर्दाना आवाज़ में बोलता था, फिर कुदरती तौर पर उसकी आवाज़ जनाना हो जाती। उसने कहा, मैं कल्पना हूँ, दरवाज़ा खोलो, मुझे कमरे में कैद ना करो वरना पछताओगे। चलो, ये तो मालूम हुआ तुम्हारे अंदर टेलीपैथी जानने वाली आत्मा समाई हुई है। मैं इस आत्मा से कहता हूँ मुझसे दोस्ती करो। मैं काला जादू जानता हूँ और तुम टेलीपैथी। हमारी दोस्ती हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाएगी। मैं सिर्फ टेलीपैथी नहीं, तुमसे ज़्यादा काला जादू जानती हूँ। मेरा मतलब है जानता हूँ। जब औरत हो तो मर्द की तरह बोलकर मुझे धोखा ना दो। मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं सचमुच मर्द हूँ। वह कहका लगाते हुए बोला, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल्पना का खूबसूरत जिस्म चाहता हूँ। जब मैं इसे हासिल करता रहूँगा तो तुम अपनी बेआबरूई का मातम करते रहना। मैं तुम्हें अपना बदन हासिल नहीं करने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकोगी। ये देख चुकी हो कि मैं किस तरह कल्पना को अगवा करके यहाँ ले आया हूँ। इसी तरह इसे दोबारा बेहोश करके या काले जादू से इसे दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाकर इसकी तन्हाई में आऊँगा तो तुम बिल्कुल बेबस हो जाओगे। और जब मैं तुम्हारे काले अमल का तोड़ करूँगी तब तुम्हें मालूम होगा कि मैं कितनी शक्तिमान हूँ। और तुम ये नहीं जानती कि मेरी माँ बंगाल की ऐसी खतरनाक जादूगरनी है जिसके आगे बड़े बड़े जादूगर हाथ जोड़ते और सर झुकाती हैं।
जसवंत पॉल ने यह चैलेंज किया और उसे कमरे में कैद करके चला गया। भीमा सोचता रह गया कि अगर इसकी मां मुकाबले में ज़बरदस्त साबित होगी और वो काले अमल के दौरान कमतर हो गया तो फिर क्या होगा क्या? अपनी आबरू लुटने का तमाशा देखेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। उस रात जसवंत पॉल समुद्र के एक वीरान साहिल पर जाकर काले जादू का अमल करने लगा। इस अमल के जरिए वह कल्पना के दिलो दिमाग को तस्खीर करना चाहता था। जब उसके अमल का असर कल्पना के दिमाग पर होने लगा तो भीमा ने समझ लिया कि जसवंत पॉल उसे अपना मामूल बनाने का अमल कर रहा है। कल्पना एक कमरे में कैद थी। वो उसी कमरे के फर्श पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। जसवंत पॉल के अमल का तोड़ करने लगा। ऐसे में दोनों के मंत्र टकराने लगे। वह कल्पना के नाम से कपड़े की एक गुड़िया बनाकर समुद्र के किनारे ले गया। जब उसका जादू मुकम्मल हो जाता तो वो आखिर में एक सुई कपड़े की गुड़िया के सर में पेवस्त करता, जिसके नतीजे में कल्पना का दिमाग बेहिस हो जाता। वो अपना अच्छा बुरा कुछ ना सोच पाती। भीमा अपनी आत्मा शक्ति से और ख्याल ख्वानी से उसके दिमाग को अपने काबू में न रख पाता और जसवंत पॉल अपनी मनमानी करता रहता। लेकिन भीमा के आगे जसवंत पॉल का जादू कमजोर पड़ गया। उसने कपड़े की गुड़िया के सर में एक सुई चुभोई, लेकिन भीमा के मंत्र कल्पना के दिमाग पर हावी हो चुके थे। वो समुद्र से साहिल से अपनी कोठी में वापस आया। फिर बंद दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, मैं तो मान गया कि तुम्हारी जादुई शक्ति मुझसे ज़्यादा है, लेकिन तुम भी मान जाओगी कि मेरी माँ तुमसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो सिर्फ मेरी नहीं, शैतान की भी माँ है। मैंने उसे बुलाया है। वो कल दोपहर की फ्लाइट से आने वाली है। और वो आ गई थी। करिश्मा और पद्मनी उसका इंतजार कर रही थी। पोरस ने पद्मनी के ख्यालात से उसका हुलिया मालूम किया। मालूम हुआ वो बहुत ही बदसूरत है। पहले कभी खूबसूरत रही होगी, लेकिन जवानी से बुढ़ापे तक काला जादू करते करते काली चुड़ैल बन गई है। 2 बरस पहले वो अपने बेटे और बेटी से कहकर गई थी कि वो एक ज़बरदस्त जादुई शक्ति हासिल करने के लिए बर्मा के जंगलात में जा रही है। जब तक वो शक्ति हासिल करने में कामयाब नहीं होगी वापस नहीं आएगी। वो फ़ोन के जरिए अपने बेटे और बेटी से रब्ता रख रही थी। पिछली रात जसवंत पॉल ने फ़ोन पर बात की और उसे अपनी मदद के लिए बुलाया तो उसने कहा, तुम फ़ोन ना करते तब भी मैं ज़रूर आती। मैं वो ज़बरदस्त शक्ति हासिल कर चुकी हूँ। उसने कहा, माँ तुम अपने बच्चों के लिए भी पुरस्कार बनती जा रही हो। हमें अब तक नहीं बताया कि तुमने कौन सी ज़बरदस्त शक्ति हासिल की है। ज़रा सब्र करो, मैं आ रही हूँ। जब सामने आऊँगी तो मेरी शक्ति देखकर हैरान रह जाओगे। करिश्मा और पद्मनी पोरस से कुछ फासले पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अब तक पोरस को नहीं देखा था। ऐसे वक्त कस्टम अफसर के दफ्तर से एक निहायत हसीन और जमील दोशीज़ा ट्रॉली में सामान रखे बाहर आई। पोरस सफ़र के दौरान में इसे त्यार में देख चुका था। अगरचे इसका हुस्न काबिल दी था, लेकिन पोरस ने इसमें कशिश महसूस नहीं की थी। उसने सोचा वक्त गुजारने के लिए सफ़र के दौरान में दोस्ती रखी जाए, इस तरह शायद उससे दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। लेकिन वक्ती तौर पर दोस्ती करने के लिए भी उस पर दिल माइल नहीं हुआ। वो हसीना ट्रॉली धकेलती हुई करिश्मा और पद्मनी के सामने आई। फिर बोली, करिश्मा मेरी जान, तुम माँ का इंतजार कर रही हो? क्या अपनी माँ को पहचानती हो? वो दोनों उठकर खड़ी हो गई। करिश्मा ने पूछा, तुम कौन हो? ये कैसे जानती हो कि मैं अपनी माँ का इंतजार कर रही हूँ? हसीना ने कहा, मेरी जान अपना हाथ मेरे हाथ में दो। उसने खुद ही करिश्मा का हाथ अपने हाथ में लिया। फिर उसके होंठ यूं हिलने लगे जैसे जेरे लब मंत्र पढ़ रही हो। करिश्मा ने सैरज़दा होकर कहा, तुम मेरी माँ की आवाज़ और लहजे में बोल रही हो। अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी माँ की आगोश में आ गई हूँ। फिर वो हसीना के गले लगकर बोली, माँ तुम मेरी माँ हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हसीन और जवान बनकर आई हो। वो बोली, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदलता है, जिस्म नहीं बदलता। 2 बरस पहले मैं यहाँ से गई तो दुबली पतली थी, हड्डियों का ढांचा लगती थी। क्या दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे सेहतमंद और जवान बना सकता था? उसने हैरानी से पूछा, फिर ये क्या है? तुम एकदम कैसे बदल गई हो? तुम्हारी जवानी की तस्वीरें घर में है, इसलिए मैंने पहचान लिया है। कोई दूसरा कभी यकीन नहीं करेगा कि तुम 52 बरस की और हमारी माँ हो। ये बात जुबान पर ना लाओ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम और जसवंत आज से मुझे सिस्टर कहा करोगे। मगर ये कैसे हो गया? मैंने कहा था एक ज़बरदस्त शक्ति हासिल करने जा रही हूँ और मैं वो हासिल कर चुकी हूँ। मैं जब भी बूढ़ी होने लगूंगी तो खुद को जवान बना लिया करूंगी। माँ अब तो तुम शादी करोगी, हमारे लिए दूसरा बाप लाओगी। मैंने अभी समझा है, मुझे माँ नहीं बहन कहो। बहन के रिश्ते से तुम्हारे लिए एक जीजा जी बहनों ही पसंद कर चुकी हूँ। क्या सच? वो कहाँ है? क्या बर्मा में है? यहाँ है। मैंने उसे त्यारे में देखा, फिर देखते ही उस पर दिल आ गया। इस फ्लाइट के तमाम मुसाफिर जा चुकी हैं, तुमने उसे दोस्ती नहीं की। मैं अपनी शक्ति से उसे अपनी तरफ माइल करती रही। उसने मुझे कई बार देखा, ना मालूम क्यों मेरी तरफ नहीं आया। यूं भी उसकी सीट मुझसे दूर थी, लेकिन मैंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसका असर उस पर हो चुका है। वह मुझसे दूर जाने के काबिल नहीं रहे। तमाम मुसाफिर जा चुके हैं, मगर मेरे काले जादू ने उसे यहाँ बैठा रखा है। करिश्मा ने खुश होकर पूछा, कहाँ है वो? उसने पोरस की तरफ इशारा किया। करिश्मा और पद्मनी उसे देखने लगी। पोरस पद्मनी के दिमाग में रहकर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि माई जमुना पोरस पर आशिक हो गई है और माशूक बनने के लिए अपने काले जादू के जरिए उसे वहां बिठा रखा है। पोरस ने हैरानी से सोचा, क्या मैं इसके काले जादू के असर से यहाँ बैठा हुआ हूँ? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो करिश्मा की कशिश ने यहाँ रोक रखा है। फिर करिश्मा और इसके खानदानी हालात इतने दिलचस्प हैं कि मैं मुसलसल मालूमात हासिल करने में मसरूफ़ हो गया हूँ। पारस, पोरस, अली, फहमी, सानिया और सबाता के दिमागों में रूहानी अमल किया गया था,
जिसके नतीजे में दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमाग में पहुंचकर चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकते थे। उनके दिमाग किसी काले अमल से भी मुतासिर नहीं हो सकते थे। पोरस वहाँ वाकई करिश्मा की खातिर बैठ गया था और माई जमुना खुशफहमी में मुब्तला थी कि पोरस उसके ज़ेर असर आ गया है। वो तीनों उसकी तरफ आने लगी। पोरस ने यूं जाहिर किया जैसे वहाँ से जाने वाला हो। करिश्मा ने आवाज़ दी, मिस्टर जस्ट अ मिनट। वो रुक कर उन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो उसके करीब आ गई। करिश्मा ने कहा, तुम यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हो, क्या किसी का इंतज़ार है? वो कुछ परेशान होकर बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं मुंबई क्यों आया हूँ। अगर मेरा मकान यहाँ है तो वो कहाँ है? माई जमुना खुश हो गई। उसके जादू ने असर दिखाया था। वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाकर बोली, मेरा नाम जमुना कुमारी है। मेरा नाम शहबाज है। उसने मुसाफिया किया, फिर कहा, ये तुम्हारा हाथ बहुत। जमुना मुस्कुरा कर बोली, बहुत खूबसूरत है। मुझसे हाथ मिलाने वाले सभी लोग यही कहते हैं। वो फौरन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, खूबसूरत तो है मगर बहुत वो है। क्या है? क्या बताऊं, बहुत अजीब सा है। देखने में भरपूर सेहतमंद जवान हाथ है मगर हाथ मिलाते यूं लगा जैसे पिलपिला है। गोश्त कम और हड्डियां ज्यादा हैं, जैसे किसी बूढ़ी औरत का हाथ होता है। वो एकदम से चौंक गई। परेशान होकर अपने उस हाथ को दूसरे हाथ से छूकर महसूस करने लगी। करिश्मा ने नागवारी से कहा, क्या बकते हो? मेरी बहन का हाथ तुम्हें किसी बूढ़ी औरत का हाथ लगता है? जमुना के दिल में अंदेशा पैदा हुआ, क्या मैं अंदर से बूढ़ी हूं? मगर मेरा हाथ मुझे पिलपिला नहीं लग रहा है। वो भी नागवारी से बोली, मिस्टर शहबाज, क्या तुम पागल हो? जवान औरत को बूढ़ा कह रहे हो? करिश्मा ने कहा, सिस्टर, ये सचमुच पागल है। इसे तो ये तक याद नहीं है कि इस शहर में कहीं इसका मकान है या नहीं। पोरस ने कहा, तुम बहनों को नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने जो महसूस किया है वही कहा है। मिस जमुना, तुम किसी दूसरे शख्स से हाथ मिलाकर मालूम करो कि मैंने सच कहा है या झूठ। दो अफराद बातें करते हुए इसी तरफ आ रहे थे। जमुना ने उनकी तरफ बढ़कर मुखातिब किया, एक्सक्यूज़ मी। वह दोनों रुक गए। जमुना ने उनके करीब जाकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप लंदन की फ़्लाइट का अराइवल टाइम बता सकते हैं? उसने हाथ मिलाकर कहा, आगे इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसकी आवाज़ और लहजा सुनते ही पोरस उसके अंदर पहुंच गया। उससे शख्स ने फौरन ही जमुना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा हाथ बहुत। जमुना ने पूछा, बहुत क्या? बहुत अजीब है। देखने में जवान हाथ है लेकिन किसी बूढ़ी के हाथ की तरह पिलपिला लग रहा है। उसके साथी ने हैरानी से पूछा, टोनी, ये कैसे हो सकता है? ये मिस जवान और खूबसूरत और तुम इस जवान हाथ को बूढ़ा कह रहे हो? जमुना अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, प्लीज़ तुम मेरा हाथ थाम कर देखो। पोरस उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने जमुना का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, इसे सहलाने लगा, फिर परेशान होकर सोचने लगा। करिश्मा ने पूछा, मेरी सिस्टर का हाथ कैसा है? वो हाथ छोड़कर बोला, मिस, ताजुब है। तुम देखने में जवान और छूने में बूढ़ी लगती हो। जमुना ने गुस्से से कहा, शट अप, बूढ़ी होगी तुम्हारी माँ। एक ने कहा, गुस्सा क्यों दिखाती हो? घर जाओ और देखो, अंदर से कुछ हो ऊपर से कुछ। वो अपने साथी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। जमुना ने करिश्मा को पोरस से जरा दूर ले जाकर कहा, मालूम होता है मेरी अपनी शक्ति में कोई कमी रह गई है। मैं घर जाकर अपनी शक्ति को पूरा करने के लिए अमल करूंगी, मगर इस जवान को साथ ले चलो, मेरा दिल इस पर आ गया है। तुम फिक्र न करो, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। उधर पोरस ने पद्मनी से पूछा, क्या तुम भी इन दोनों की बहन हो? पद्मनी ने जवाब दिया, मैं इनकी मुलाजमा हूँ, मगर मुझे बहन बना कर रखती हैं। क्या सचमुच? जमुना बहन का हाथ बूढ़ी औरत जैसा है। मुझसे क्या पूछती हो? दूसरे दो आदमियों ने भी तुम्हारी जमुना बहन को अंदर से बूढ़ी कहा है। जब वो घर में लिबास बदलती होगी तो तुम उसे देखती होगी। प्लीज़ सच कहो, वो ऊपर से जैसी है वैसी अंदर से नहीं है ना? वो परेशान होकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती। वो आगे कुछ ना कह सकी। वो दोनों करीब आ गई। करिश्मा ने कहा, शहबाज, मैं अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ कर देख चुकी हूँ, ये तो भरपूर जवान हाथ है। पोरस ने कहा, इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ? तुम एक लड़की हो, तुम्हारे छूने में और एक मर्द के छूने में बहुत फ़र्क होता है। बहरहाल इस बात को जाने दो। मिस जमुना बहुत ही हसीन और दिलकश हैं। मैं एक हसीन लड़की का दिल दुखाने की मुआफ़ी चाहता हूँ। जमुना खुश होकर बोली, मैं एक शर्त पर मुआफ़ करूँगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम बहनों के साथ कहाँ जाऊँगा? हमारे घर, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो। करिश्मा ने कहा, हमारे साथ रहो, बाद में तुम्हारा घर तलाश करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं जाकर रहना है। तुम दोनों असरार करियो तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो उनके साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आया। करिश्मा कार लेकर आई थी। इस कार में मुंबई से गोवा तक एक लंबा सफ़र शुरू होने वाला था। जमुना कार की पिछली सीट पर पोरस के साथ बैठना चाहती थी। इससे पहले वो बोला, देखो जमुना, बुरा ना मानना, मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब रहना चाहता हूँ। वो खुश होकर बोली, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारे करीब रहने से अजीब सी बू आती है, जैसे पूरा पका हुआ फल रखा है और कोई इसे ना खाए। इस फल की उम्र गुजरती जाए तो उसमें से बू आने लगती है। करिश्मा ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी बहन की उम्र गुजर गई है? मैं फल की उम्र का हिसाब बता रहा हूँ। एक फल की ताजगी की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसमें से बू आने लगती है। मुझे अफसोस है, मेरी सच्ची बात बुरी लगती है।
करिश्मा ने कहा, सिस्टर तुम ख्वामखा इस पागल को अपने साथ ले जा रही हो। जमुना फिर करिश्मा को पकड़कर एक तरफ ले गई और बोली, गुस्सा ना करो, मेरी नई शक्ति में ज़रूर कोई कमी रह गई है। मैं घर जाकर मखसूस मंत्रों का जाप करूंगी तो फिर किसी मर्द को मेरा बदन पिलपिला नहीं लगेगा और मेरे अंदर से बुढ़ापे की बू महसूस नहीं हुआ करेगी। माँ, तुम तो इस जवान पर बुरी तरह मर मिटी हो। ठीक है, इसे साथ ले चलते हैं। जमुना ने वापस आकर पोरस से कहा, तुम करिश्मा के साथ अगली सीट पर बैठो। मेरे अंदर जो खामी है वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। फिर तो मैं तुम्हारे इतने करीब आऊँगा कि उसके बाद कभी दूर नहीं जाऊँगा। वह सब कार में बैठकर वहाँ से रवाना हुए। जमुना ने मोबाइल फ़ोन के जरिए जसवंत पाल को मुखातिब करते हुए कहा, मैं करिश्मा के साथ आ रही हूँ। मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है, उसका नाम शहबाज है। उसके लिए हमारी कोठी में एक कमरा ठीक करा दो, ये हमारे साथ रहेगा। जसवंत पाल ने कहा, माँ वो नाम से मुसलमान लगता है, उसमें ऐसी क्या बात है कि वो हमारे साथ कोठी में रहेगा। जमुना बंगाली भाषा में उसे बताने लगी कि वो अपनी नई शक्ति के जरिए जवान हो गई है। शहबाज के और दुनिया वालों के सामने कभी उसे माँ ना कहा जाए, सिस्टर कहा जाए। जसवंत ने माँ के जवान होने पर खुशी का इजहार किया। फिर उसे कल्पना के बारे में बताने लगा। पोरस ने बचपन से इब्तदाई जवानी तक हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारी थी, वहाँ की कई ज़ुबानें जानता था। जमुना की बंगाली भाषा को भी समझ रहा था। उसे मालूम हो रहा था कि जसवंत ने कल्पना नामी किसी लड़की को एक कमरे में कैद कर रखा है। वो कल्पना मर चुकी थी लेकिन एक आत्मा उसके अंदर समा गई है। इस तरह कल्पना को एक नई जिंदगी मिली है और जो आत्मा उसके अंदर समाई हुई है वो जसवंत पाल के लिए मसला बनी हुई है। जमुना ने बेटे को तसल्ली दी, मैं जल्दी उस आत्मा की शक्ति को ख़त्म करके तुम्हारी मामूल बना दूंगी। पर वो सोचने लगा, पहले नीलमा आत्मा शक्ति की हामिल थी, वो फना हो चुकी है। फिल वक्त नारंग और भीमा आत्मा शक्ति रखते हैं। उन दो में से कोई एक ऐसा है जो कल्पना के जिस्म के अंदर घुसा हुआ है। उसने ख्याल खोने के जरिए आमना को मुखातिब किया, मामा मैं हूँ आपका बेटा पोरस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहो बेटे। नारंग और भीमा के अलावा जमुना माई भी आत्मा शक्ति की हामिल है। कल्पना के जिस्म में भीमा की आत्मा समाई हुई है। अब जाओ, मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लिली ने जख्मी दुश्मन का ऑपरेशन किया था। गहरी तारीकी में उसके जिस्म से गोली निकाली थी। अंधेरे में दवाएं देखी जा सकती हैं, ना पहचानी जा सकती हैं। उसने अंदाजे से मरहम लगाया था और इंजेक्शन लगाए थे। नामुमकिन कभी मुमकिन नहीं होता। पानी में आग नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वो लगा रही थी। जख्मी दुश्मन को मरना ही था। ऐसे में वो एक इंसानी ज़िंदगी को बचाने का तजुर्बा कर चुकी थी, उसकी जान बचा चुकी थी। ऑपरेशन के बाद वो जिंदा था और बेहोश पड़ा था। इस इंतहाई सर्द इलाके में ठंडी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंबल में लपेटकर गर्मी पहुंचानी थी, लेकिन गर्मी पहुंचाने का कोई सामान नहीं था। वो बदनसीब ज़िंदगी पाने के बावजूद सर्द मौत से लड़ रहा था। आफरीदी ने कहा, तुमने उसकी जान बचाकर उस पर जुल्म किया है। ये मर जाता तो ऑपरेशन के बाद की तकलीफ़ और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी के अजाब से बच जाता। वो बोली, मुझे खुशी है कि मैंने तारीकी में नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला यादगार कारनामा है। अगर हम इंसानी आबादी में होते तो इसे खून भी मिल जाता और सर्दी के अजाब से भी महफूज रहता। यहाँ ये मुकद्दर के रहमो करम पर है, जिएगा या मर जाएगा। आफरीदी ने मुहाफिज से पूछा, क्या तुम मौजूद हो? वो उस वक्त आफरीदी के दिमाग में मौजूद नहीं था। लिली के दिमाग में भी कोई नहीं था। वो सब गार से बाहर अली के पास पहुंचे हुए थे। मालूम कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर वाले 4 दुश्मन कहाँ रह गए हैं। गार में एक ही दुश्मन था, अपने 4 साथियों का इंतजार कर रहा था। डैनी ने उसे बताया था कि वो 4 उसकी मदद और आफरीदी से माइक्रोफिल्म छीन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके आने में देर हो रही थी। लिहाजा उस दूसरे हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। अली और दूसरे साथी टेलीपैथी जानने वाले परवाज़ करने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन रहे थे। कभी कभी उसकी सर्च लाइट दिखाई देती थी, फिर गहरी धुंध में गुम हो जाती थी। लिली आफरीदी के आगोश में सिमट आई थी। कानों में सरगोशियाँ करने के लिए दोनों के चेहरे एक दूसरे से लग गए थे। आफरीदी ने कहा, तुम बड़ी दिल वाली हो, दुश्मनों से भी मोहब्बत करती हो। तुम मेरी कदर कर रहे हो, मुझे अपनी मोहब्बत दे रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। मेरी ज़िंदगी का ये अजीबोगरीब तजुर्बा है। हमारे चारों तरफ खतरात मंडला रहे हैं और हम बड़े एतमाद और बड़े प्यार से वक्त गुजार रहे हैं। इन हालात में मोहब्बतें मिलती रहें तो मौत से डर नहीं लगता। मेरे महबूब, मुझे इसी तरह सीने से लगाए रखो। वो पहले ही सीने से लगी हुई थी। आफरीदी और लगाने लगा, जैसे सीने के अंदर छुपा लेना चाहता हूँ। मैंने अली से कहा, बेटे ऐसे इंतहाई सर्द इलाके में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। लिली बर्फानी इलाकों में रहने की आदी है। तुम सख्त जानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आफरीदी अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जगह है। वो नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी को अपने हौसले और कुव्वत बर्दाश्त से बर्दाश्त करे, लेकिन बीमार हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके उसे वहाँ से निकालो। उसने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते हुए कहा, पापा दुश्मनों को उतरने की जगह नहीं मिल रही है और हेलीकॉप्टर मेरे निशाने पर नहीं आ रहा है, इसलिए देर हो रही है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में मौजूद हैं। हम अपनी प्लानिंग में कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं। इसका खातिर ख्वाह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त अलीगार से तकरीबन 200 गज के फासले पर था। उधर की बर्फानी सतह ठोस थी। उसने नई प्लानिंग के मुताबिक उस ठोस सतह पर एक वॉकिंग स्टिक गाड़ दी। उसके ऊपरी सिरे पर एक रुमाल बांध दिया था, फिर दूर जाकर एक चट्टान के पीछे छुप गया।
इस तरह वो हेलीकॉप्टर के पायलट को बता रहा था कि वो जगह ठोस है और वहाँ हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता है। इस तरीक़ेकार से ये होता कि हेलीकॉप्टर बहालत मजबूरी उतरने आता, क्योंकि दूर तक प्रवास करते रहने से ईंधन कम होता जा रहा था। उनके लिए कहीं उतरना लाजमी हो गया था। वह चट्टान के पीछे इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सर्च लाइट की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। गर्दिश करते हुए पंखे की आवाज़ें करीब आने लगीं। वह चट्टान के पीछे इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सर्च लाइट की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। गर्दिश करते हुए पंखे की आवाज़ें करीब आने लगीं। फिर सर्च लाइट की रोशनी में बर्फ़ में गाड़ी गई स्टिक नजर आने लगी। हेलीकॉप्टर वहां पहुंचकर कदरे बुलंदी पर ठहर गया। पायलट समेत वो चारों मुसल्लह फौजी फैसला कर रहे थे कि वहां उतरना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका मुखालिफ वहां ज़रूर कहीं छुपा होगा। वो एक का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के ईंधन में अब कमी नहीं करना चाहते थे। इस फैसले के मुताबिक हेलीकॉप्टर वहां उतर गया। उतरने के बाद उसका स्लाइडिंग दरवाज़ा नहीं खुला, कोई बाहर नहीं आया। वो सब अंदर बैठे बाहर का जायजा ले रहे थे। 2 सर्च लाइट्स दाएं बाएं थीं। उनकी रोशनी के बावजूद गहरी धुंध में सिर्फ चंद गज के फासले तक नजर आ रहा था। इस हद तक उनका मुखालिफ नजर नहीं आ रहा था। उन सबको ये इल्म था कि गार में 2 मुखालिफिन हैं, एक लिली और दूसरा अफरीदी, और गार के बाहर सिर्फ एक मुखालिफ अली है। वो एक मुखालिफ से खौफजदा नहीं थे। एहतियातन ये मालूम करना चाहते थे कि वो मुखालिफ कहाँ हो सकता है, किधर से आकर फायर कर सकता है। उन्हें यह भी ख्याल था कि जब तक वो हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकलेंगे वो फायर नहीं करेगा। ये उनका अपना ख्याल था। अली ने अपने ख्याल के मुताबिक उन्हें उतरने पर मजबूर किया था। ये समझ गया था कि वो ईंधन बचाने की खातिर वहाँ ज़रूर उतरेंगे और उतरने के बाद फ़ौरन ही हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकलेंगे। वहाँ की गहरी धुंध में अपने एक मुखालिफ का इंतजार करेंगे। एक जगह बैठकर दूर तक नहीं देख सकेंगे। उनके बरक्स अली चट्टान के पीछे से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। जब हेलीकॉप्टर धुंधला सा नजर आने लगा तो वो रुक गया। उसे हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था। इसका मतलब यह था कि वो भी हेलीकॉप्टर वालों को नजर आ सकता था। वो पीछे की तरफ आया। अब अगर वो फायरिंग शुरू करते तो इसके लिए उन्हें दोनों तरफ के दरवाजे खोलने पड़ते। उसने कंधे से सब मशीन गन उतारी, इसे बर्फ की सतह पर जमा कर खड़ा हो गया। फिर हेलीकॉप्टर के उस हिस्से का निशाना लिया जहां ईंधन की टैंकी होती है। इसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मन पहले से अलर्ट थे। उन्होंने दोनों तरफ के स्लाइडिंग दरवाजे खोले, फिर इंतजार करने लगे। दोबारा फायरिंग करने पर वो मालूम कर सकते थे कि उनका दुश्मन कहाँ है। अली 3 फायर करने के बाद जगह बदल चुका था। उसने हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में पहुंचकर पायलट सीट की तरफ 2 फायर किए। पायलट बच गया मगर सहम गया। इसके बाद आने वाली कोई गोली उसकी ज़िंदगी छीन सकती थी। वो चीख कर अपने साथियों से बोला, वो तेज़ी से जगह बदल रहे हैं। पहले पीछे था, अब आगे है। हमें परवास करते हुए सर्च लाइट के जरिए उस पर फायरिंग करनी होगी। हेलीकॉप्टर बर्फानी सतह से बुलंद हो गया। नीचे ही परवास करता हुआ एक दायरे में घूमता हुआ अली की तलाश करने लगा। वह चट्टान के पीछे चला गया था। उसके ये तरीक़ेकार समझ में आ गया कि परवास के दौरान वो नजर नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर को उतारा जाएगा तो वो गहरी धुंध में फ़ायदा उठाकर छुपकर फायर करता रहेगा। उन्होंने उसकी ये चाल समझने के बाद फैसला किया कि वहाँ दोबारा हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा जाएगा। वह अब दूसरी मुनासिब जगह तलाश करने के लिए वहाँ से दूर जाने लगे। उस वक्त डैशबोर्ड पर ईंधन की मिकदार बताने वाला मीटर तेज़ी से 0 की तरफ जाने लगा और तब मालूम हुआ कि उस एक मुखालिफ ने पहले 3 फायर ईंधन की टैंकी पर किए थे। टैंकी में 3 जगह सुराख हो गए थे। वो खाली होती जा रही थी। वो इतनी दूर आ गए थे कि दोबारा उस ठोस बर्फानी सतह की तरफ वापस जाते तो टैंकी बिल्कुल खाली हो जाती। हेलीकॉप्टर कहीं भी गिर सकता था। जान बचाने के लिए वो जहां पहुंचे थे वहीं नीची परवाज करके रस्सी की सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगे। पहले एक फौजी जवान ने सीढ़ी के निचले हिस्से पर आकर सिर्फ 6 फुट की बुलंदी से बर्फ की सतह पर छलांग लगाई। नीचे पहुंचते ही वो पैरों की तरफ से धंसने लगा। बर्फ की सतह कुछ कच्ची थी। उसके नीचे पानी ही पानी था। उसने आसपास की सतह पर हाथ मारकर डूबने से बचने की कोशिशें की, लेकिन जहां हाथ मारता गया वहां की कच्ची सतह टूटती गई। कोई उसे बर्फ की नामालूम तह में डूबने से ना बचा सका। अपने साथी की इबरतनाक मौत देखकर फिर किसी ने नीचे उतरने की जरूरत नहीं की। रस्सी की सीढ़ी ऊपर खींच ली गई। पायलट हेलीकॉप्टर को बुलंद करके आगे ले जाने लगा तो पंखे की गर्दिश थमने लगी। इंजन झटके खाते हुए बंद हो रहा था। मौत जिंदगी को आगे बढ़ने से रुक रही थी। अली ने चट्टान के पीछे से निकलकर देखा। दूर सर्च लाइट नजर आते आते बर्फ की कच्ची सतह में धंस गई थी। फिर वो लाइट नजर नहीं आई। पूरे हेलीकॉप्टर के साथ धंसने वाले आखिरी बार चीख रहे होंगे, लेकिन तेज़ो तुंद हवाओं के शोर में उनकी चीखों का दम घुट रहा था। अली वॉकिंग स्टिक की नोक को बर्फ की सतह पर टेकते हुए गार की तरफ देखने लगा। गार में पहले जैसी तारीकी थी। अब वहाँ एक ही दुश्मन रह गया था, डैनी। जे फ्लो और जे सामू ने उसे ये नहीं बताया कि उसकी मदद को आने वाले मौत के घाट उतर चुके हैं। उसे मालूम हो जाता तो वो खुद को तनहा समझकर हिम्मत हार जाता। उन 3 टेलीपैथी जानने वालों का वो ये काला का रह गया था। उन्होंने उसे हुक्म दिया, गार की पथरीली ज़मीन पर लेट कर रेंगते हुए आगे जाओ। तुम पहले देख चुके हो कि वो चट्टान तुमसे कितने फासले पर है। डैनी ने कहा, तारीकी में अंदाजे से रेंगते रहो। हम जहाँ रुकने का हुक्म दें रुक जाओ। बड़ी फुर्ती से उठकर एक मिनी मशाल जलाओ। दूसरे हाथ में रिवॉल्वर रखो।
रोशनी होते ही अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उस चट्टान के दूसरी तरफ छुप जाओ, फिर अगली फायरिंग के लिए दूसरी गन संभालो। जेफ्लो ने कहा, शायद अगली फायरिंग की ज़रूरत पेश ना आए। तुम उनकी तवक्को के खिलाफ तारीख में अचानक मौत बनकर पहुंचोगे। तुम्हारी पहली फायरिंग नतीजा खेज होगी। वो ज़मीन पर औंधे मुंह रेंगने लगा। तीनों ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ था। वो तारीकी में खतरा मोल लेने से इनकार नहीं कर सकता था। वो ये सवाल भी ना कर सका कि उसकी मदद को आने वाले कहाँ रह गए, उस तनहा बेयारो मददगार के पास क्यों नहीं आ रहे। उन तीनों टेलीपैथी जाने वालों को चट्टान तक फासले का अंदाज़ा था। डैनी ने उसे एक जगह रुकने का हुक्म दिया। वो रुक गया। वो तीनों उसके ज़रिए उस सन्नाटे में पूरी तवज्जो से सुनने लगे। कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे रुक रुक कर सरगोशियाँ की जा रही हों। वो डैनी के हुक्म से उठकर खड़ा हो गया। लिली और आफरीदी एक दूसरे से लगे हुए ज़मीन पर बैठे थे। उनके हथियार करीब ही एक तरफ रखे हुए थे और वो ज़ख्मी दुश्मन कुछ फासले पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो दोनों ज़िंदगी के अमली मैदान में अभी कच्चे थे। उन्हें समझना चाहिए था कि जंग के दौरान में वक्फा होता है तो वह वक्फा अगले लम्हे की तैयारियों के लिए होता है, रोमांस के लिए नहीं होता। उनके ज़हन में ये बात थी कि दुश्मन तारीकी में करीब आने का हौसला नहीं करेंगे, फिर यह कि उनके मुहाफिज टेलीपैथी जाने वाले आइंदा इक़दाम के लिए उनकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन वह मुहाफिज में नहीं जानते थे कि डैनी वगैरह अपने तनहा अलकार को तारीकी में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यह इत्मीनान था कि अली गार की तरफ जा रहे हैं। वह पीछे से उस तनहा दुश्मन को ललकारेगा तो वह ना आगे भाग सकेगा और ना ही पीछे अली पर हमला कर सकेगा। लेकिन वहाँ दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों की हिकमत अमली बदल गई थी, बिल्कुल खिलाफे तवक्को। अचानक ही मिनी टॉर्च रोशन होकर उन दोनों के करीब आकर गिरी। दुश्मन को रिवॉल्वर दोनों हाथों से पकड़ने में जितना कम वक्त लगा, उतने कम वक्त में आफरीदी बड़ी फुर्ती से लिली को अपने ऊपर लेकर उस जगह से लुढ़कने लगा। फायरिंग हो रही थी। वो दोनों लुढ़कते हुए फायरिंग से बचते जा रहे थे। सिर्फ बचते रहने से मौत नहीं टल जाती, जवाबी फायरिंग लाजमी होती है। लेकिन वो दोनों जहां से लुढ़कते हुए आए थे, हथियार वहां रह गए थे। गोया मैदान जंग में दोनों खाली हाथ रह गए। दुश्मन के रिवॉल्वर में 6 गोलियां थीं। वो 6 फायर कर चुका था। इधर वो रिवॉल्वर को फेंक कर दूसरी गन संभाल रहा था, उधर आफरीदी दौड़ता वो अपने हथियार की तरफ जा रहा था। लिली उसके साथ जाने के लिए फौरन ही ना उठ सकी। डैनी ने अपने आलेकार के जरिए लिली को निशाने पर रखते हुए आफरीदी से कहा, हॉल्ट, हथियार को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी साथी मारी जाएगी। आफरीदी अपनी गन तक पहुंचते पहुंचते रुक गया। वो अपनी गन को हाथ लगाकर लिली की मौत नहीं चाहता था। डैनी ने कहा, बाहर तुम्हारे एक साथी ने हमारे तमाम आदमियों को हलाक कर डाला। तुम ख्याल ख्वानी के जरिए से कहो कि तमाम हथियार फेंक कर यहाँ आ जाए। बाहर जो एक हेलीकॉप्टर रह गया मैं उसमें जाऊँगा। माइक्रो फिल्म मुझे दे दो। डैनी, जे फ्लोर, जे सामू उस आलेकार के दिमाग पर सख्ती से कब्जा जमाए हुए थे। अली और दूसरे टेलीपैथी जाने वाले उस आलेकार के हाथों से गन नहीं छीन सकते थे, किसी तरह भी उस पर काबू नहीं पा सकते थे। वो कह रहा था, माइक्रो फिल्म दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथी को भी इस गार में जिंदा छोड़कर हेलीकॉप्टर में चला जाऊंगा। माइक्रो फिल्म नहीं थी। आफरीदी कहाँ से ला कर देता? अगर होती और वो दुश्मन को दे दी जाती तब भी वो लिली और आफरीदी को जिंदा ना छोड़ता। उसने कहा, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तुम्हारा साथी अचानक यहाँ आकर मुसीबत बन सकता है। मैं 3 तक गिन रहा हूँ। अगर तुम माइक्रो फिल्म निकाल कर मेरी तरफ नहीं उछालोगे तो मैं 3 कहते ही तुम्हारी साथी को गोली मार दूंगा। फिर उसने गिनती शुरू की 1। आफरीदी ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। माइक्रो फिल्म मेरे पास नहीं है, मेरे साथी के पास है। उसने कहा 2। आफरीदी ने कहा, मैंने टेलीपैथी के जरिए साथी को बुलाया, वो आ रहा है। फिर तो सिर्फ तुम्हारा साथी जिंदा रहेगा, तुम दोनों मरोगे। ये कहते उसने लिली का निशाना लेकर ट्रैगर को दबाया। फिर अचानक ही वो हो गया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। दुश्मन के ट्रैगर दबाने से पहले ही बेहोश जख्मी के जिस्म में लर्जिश सी पैदा हुई। उसका एक हाथ उठा, हाथ में रिवॉल्वर था। उस दुश्मन आलेकार के संभलने से पहले ही ठाएं से गोली चल गई। गोली हलक में पैवस्त हुई। ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वह दूसरी सांस ना ले सका। तीनों टेलीपैथी जाने वालों ने उसे आखिरी बार किसी तरह संभाल कर आफरीदी को हलाक करना चाहा, लेकिन उसके हाथ से गन निकलकर जमीन पर गिर चुकी थी। फिर वो भी जमीन पर गिरकर ठंडा पड़ गया। लिली और आफरीदी दौड़ते हुए बेहोश जख्मी के पास आई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ढलक गया था, गर्दन भी ढलक गई थी। उसकी फैली हुई साकित बेजान आंखें लिली से कह रही थी, नेक की रायगा नहीं जाती। जैकी हंटर इसराइल पहुंच गया था। एल्बा उसके और बॉबी स्मिथ के सरों में कीले पैवस्त कराने के बाद दोनों को अपना मामूल बना चुकी थी और तेलबैब से दूर अपने एक मकान के तय खाने में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराने के इंतजामात कर रही थी। एक मुख्तसर सी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए जैकी हंटर के चेहरे को तब्दील कर दिया गया। वो एक आम शहरी की हैसियत से बॉबी के साथ रहता था। मशीन तैयार करने का ज़रूरी सामान तेलबैब से उस खुफिया मकान के तय खाने में पहुंचा रहा था। चंद अहम पुर्जे ऐसे थे जिन्हें वो लीथ मशीन के जरिए तैयार करने के बाद ट्रांसफार्मर मशीन को मुकम्मल कर सकता था। उसने अल्पा से कहा था कि 1 या 1.5 माह में मतलूबा मशीन कामयाबी से तैयार हो सकेगी। अमेरिका में जो ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी थी उसके 12 राजदार थे। उनमें 5 अमरीकी अकाबरीन
दो टेलीपैथी जानने वाले लेजी गार्ड और कैनिबाल, दो तकनीकी माहिरीन जैकी हंटर और वाइजमैन और 3J थे। इन 12 में से जैकी हंटर को एल्पा ने अगवा करा लिया था, बाकी 11 राजदार रह गए थे। जैकी हंटर की गुमशुदगी उन 11 अफराद को परेशान कर रही थी। उन्होंने चाहा था कि अमेरिका में ट्रांसफार्मर मशीन की मौजूदगी का इल्म किसी को ना हो, लेकिन जैकी हंटर की गुमशुदगी बता रही थी कि किसी दुश्मन को यह राज मालूम हो चुका है। उन 11 राजदार टेलीपैथी जानने वालों ने जैकी हंटर की बीवी और उसकी जवान बेटी डायना के ख्यालात पढ़ने के बाद यकीनी तौर पर अंदाज़ा किया कि उसे अगवा किया गया है। उस सुबह वहां से रवाना होने वाली तमाम फ्लाइट्स के मुसाफिरों के नाम चेक किए गए। उनमें एक नाम ऐसा था जिसका पासपोर्ट जाली साबित हुआ। जाली पासपोर्ट के जरिए सफ़र करने वाला इसराइल के शहर तिल अबीब गया हुआ था। तब यकीन हो गया कि एल्पा किसी तरह जैकी हंटर को ट्रैप करके उसे अपना मामूल बना चुकी है और यकीनी तौर पर उसके ख्यालात से अमेरिका में मशीन की मौजूदगी का राज मालूम कर चुकी है। इसके साथ साथ वो मशीन के बाकी 11 राजदारों के नाम और पते भी मालूम कर चुकी होगी। डायना और उसकी माँ के ख्यालात से मालूम हुआ कि जैकी हंटर अपने घर में किसी मशीन का नक्शा बनाया करता था। लेजी गार्ड ने अपने राजदार साथियों से कहा, जैकी हंटर ने यकीनन ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा बनाया होगा। एल्पा उसे नक्शे के साथ ट्रैप कर चुकी है। जे काफू ने कहा, वो बहुत मक्कार है, वक्त ज़ाया किए बगैर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराने में मसरूफ होगी। लेजी गार्ड ने हॉटलाइन पर इसराइली इंटेलिजेंस वालों से रब्ता किया। उनसे कहा, हम एल्पा से ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहती हैं। वो मेरे दिमाग में आए या हमें अपने दिमाग में आने दे, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एल्पा ने लेजी गार्ड के दिमाग में आकर कहा, मैं एल्पा हूँ, मुझे किस लिए याद किया है? तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि हम जैकी हंटर के लिए परेशान हैं। किस जैकी हंटर की बात कर रहे हो? बेहतर है मुझसे साफ और सीधी गुफ्तगू करो। अमरीकी जैकी हंटर ट्रांसफार्मर मशीन का तकनीकी माहिर है। तुमने ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे के साथ उसे अगवा कराया है। एल्पा ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा तुम्हारे रिकॉर्ड रूम से चोरी हो गया है और तुम्हारा ख्याल है कि मैंने उसे नक्शे के साथ अगवा कराया है। काश ऐसा होता तो मैं खुशी से जश्न मनाती। इस सिलसिले में मुझ पर शुबा करने की वजह क्या है? जिस दिन जैकी हंटर गुम हुआ था उस सुबह की एक फ़्लाइट से एक शख्स जाली पासपोर्ट के जरिए इसराइल गया है। कितने ही मुजरिम मुख्तलिफ हथकंडों से हमारे मुल्क में आते हैं। मैं इंटेलिजेंस वालों से कहूँगी कि वो जाली पासपोर्ट पर यहाँ आने वाले शख्स का सुराग लगाएं। एल्पा, तुम बड़ी खूबसूरती से अनजान बन रही हो और तुम बड़ी हमाकत से जैकी हंटर की गुमशुदगी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। पिछले दिनों नारंग मेरे लिए अजाब बन गया था, उससे निजात पाकर सुकून का सांस ले रही हूँ। ऐसे वक्त तुम परेशान करने वाली बातें कर रहे हो। प्लीज़ दुश्मन को पहचानो। तुम्हारा एक टेलीपैथी जानने वाला आंद्रे 5 टेलीपैथी जानने वालों के साथ बागी होकर कहीं रुपोश हो गया। उस पर शुबा क्यों नहीं कर रहे हो? तेजपाल की रहनुमाई में रहने वाले बेजॉन, बडी रॉबर्ट, जोसेफ विस्की और माइक मूरू ने भी अमरीकी हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। ऐसे बगावत करने वालों पर शुबा करना चाहिए और तुम ख्वामख्वाह मुझ पर शुबा कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई अमेरिका से जाली पासपोर्ट पर यहाँ आया है। जाली पासपोर्ट के जरिए जैकी हंटर तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है, मगर तुम तस्लीम नहीं करोगी। ख्वामखा इल्ज़ाम देते रहो, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे दिमाग से जा रही हूँ। आइंदा जैकी हंटर के सिलसिले में मेरा वक्त ज़ाया ना करना। वो लेजी गार्ड के दिमाग से चली गई। कैनिबॉल ने कहा, हमें आंद्रे और तेजपाल के टेलीपैथी जानने वालों का भी मुहासबा करना चाहिए। डैनी ने कहा, हमारी लिस्ट में एल्पा, आंद्रे और तेजपाल हैं, लेकिन ये तीनों कभी हमारे सामने मजबूर होकर हकीकत नहीं उगलेंगे। जे काफू ने कहा, जैकी हंटर की जवान बेटी डायना किसी बॉबी नामी जवान से मोहब्बत करती थी। डायना के ख्यालात बता रहे हैं कि जिस दिन से उसका बाप गुम हुआ है उसी दिन से बॉबी भी लापता है। उसने फ़ोन के जरिए भी डायना से रब्ता नहीं किया है। यह मालूम किया जाए कि बॉबी कौन है और उस दिन से कहाँ गुम हो गया। ट्रांसफार्मर मशीन के वो 11 राजदार एक एक सवाल का जवाब मालूम करने के लिए बार बार जैकी हंटर की बीवी और बेटी के दिमागों में जाते रहते थे। उन्होंने फिर एक बार डायना के ख्यालात पढ़े। जाहिर हुआ जैकी हंटर की पूरी फैमिली की तरह बॉबी भी यहूदी है। वह ज्यूज़ वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट सेक्शन में मुलाजमत करता था। वो यहूदियों का इदारा था। बॉबी यहूदी था। इस हवाले से यही राय कायम की जा रही थी कि बॉबी अपने मुल्क इसराइल के मफादात के लिए अमेरिका में काम कर रहा था। यहूदियों के एक इदारे में बज़ाहिर मुलाजिम था, मगर एल्पा की खुफिया सुराग रसानों की टीम का एक जासूस था। कड़ी से कड़ी मिलने लगी कि बॉबी ने पहले डायना को मोहब्बत के जाल में फांस लिया। उसके जरिए मालूम किया कि जैकी हंटर अपने घर में बड़ी राजदारी से किसी मशीन का नक्शा बनाता रहता है। बॉबी ने किसी तरह तस्दीक की एल्पा उसकी महबूबा डायना के दिमाग में रहकर जैकी हंटर की बीवी के दिमाग में पहुंचकर उस नक्शे की अहमियत को समझती रही। ये भी मालूम किया गया होगा कि जैकी हंटर अमेरिका में 2 बार ट्रांसफार्मर मशीन बना चुका है। ये तमाम मालूमात हासिल करने के बाद जैकी हंटर को मशीन के नक्शे समेत इसराइल पहुंचाया गया। ट्रांसफार्मर मशीन के वो 11 राजदार इस सिलसिले में आंद्रे और तेजपाल पर भी शुबा कर रहे थे। उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन एल्पा पर यकीन की हद तक शुबा हो चुका था। उन्होंने इसराइल में तमाम अमरीकी सुराग रसानों को अलर्ट कर दिया। अपने 11 राजदारों में से एक टेलीपैथी जानने वाले फौज के आला अफसर मार्क फोर्ड को उन सुराग रसानों का रहनुमा मुकर्रर किया
ताकि टेलीपैथी के ज़रिए और उन सुराग रसानों के ज़रिए एल्पा की मसरूफियात के बारे में मालूमात हासिल की जाएं और जैकी हंटर को तलाश किया जाए। वो अपने तौर पर दुरुस्त सोच रहे थे और एल्पा नक्शे को और तकनीकी माहिर जैकी हंटर को हासिल कर लेने के बाद मशीन तैयार कराने में मसरूफ़ होगी। वैसे मसरूफियात के बारे में मालूम करने के लिए एल्पा तक पहुंचना उनके लिए तकरीबन नामुमकिन था। एक तो तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए उसका दिमाग मुर्दा रहता था, दूसरा ये कि वो किस बैरूप में और कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता था। जे काफू ने कहा डायना अब भी बॉबी को चाहती है, शायद बॉबी अब भी उससे प्यार करता होगा, लेकिन एल्पा के ज़ेरे असर अपनी महबूबा से दूर रहने पर मजबूर होगा। मेरा मशवरा है डायना को इसराइल भेजा जाए। एक ने कहा एल्पा अपने मुल्क में डायना को देखेगी तो बहुत मोहतात रहेगी, बॉबी और जैकी हंटर को टेलीपैथी के पर्दों में छुपा कर रखेगी। उन पर्दों को चाक करने के लिए हमारे पास भी टेलीपैथी के हथियार हैं, वहाँ डायना का बाप भी और महबूब भी। हम उसके ज़रिए अल्पा को जहनी तौर पर उलझाएंगे, तभी उसे ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराने से रोक सकेंगे। जे काफू बज़ाहिर उन्हें मशवरे दे रहा था, ये जानता था कि वह मशवरा उनके लिए हुक्म है, क्योंकि लेजी गार्ड, कैनीबाल और पांचों काबरीन उन 3J के मामूल और गुलाम थे और अपनी गुलामी से बेखबर थे। जे काफू की मर्जी के मुताबिक डायना पर तनवीमी अमल किया गया। उसे एक टेलीपैथी जानने वाले मार्क फोर्ड की महकूम बनाया गया। फिर उसी रात एक फ़्लाइट से उसे इसराइल पहुंचाया गया। दूसरी सुबह टेलीपैथी के ज़रिए इसराइल के तमाम अखबारात में डायना की तस्वीर के साथ एक इतलाई खबर शाया कराई गई। खबर यूं थी, डैडी मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बॉबी मैं तुम्हारी जान, तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, तुम्हारी तलाश में आई हूँ, तुम दोनों कहाँ हो? जब तक तुम दोनों से मुलाकात नहीं होगी मैं इसी मुल्क में रहूँगी। जैकी हंटर और बॉबी मशीन की तैयारी के दौरान में साथ रहते थे। फिर जैकी हंटर उसी खुफिया मकान में आराम करता था जिसके तय खाने में मशीन तैयार होने वाली थी, और बॉबी रात गुजारने के लिए अल्पा के पास चला आता था। उस रोज़ इसी मसरूफियत के दौरान में उन्होंने एक अखबार में डायना की तस्वीर देखी। जैकी ने कहा ये मेरी बेटी है और गॉड मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, यहाँ मुझे तलाश करने आई है। बॉबी बड़ी मोहब्बत से डायना की तस्वीर देख रहा था। उसने कहा तुम्हारी बेटी मुझे भी तलाश कर रही है, तुम समझ सकते हो वो मुझे भी दीवानावार चाहती है। जैकी हंटर ने सोचा तस्वीर की आंखों में झांक कर बेटी के दिमाग में पहुंचेगा। वह अल्पा की तनवीमी अमल और जादुई कील के असर से अपनी बीवी और बच्चों को भूल चुका था। तस्वीर देखकर बेटी याद आ गई थी, लेकिन वह बेटी के पास पहुंचने के लिए ख्याल ख्वानी ना कर सका। तनवीमी अमल के जरिए बात भी नक्श की गई थी कि वो कभी टेलीपैथी के जरिए अपनी बीवी और बच्चों से रब्ता नहीं करेगा। वो परेशान होकर बोला बॉबी मैं टेलीपैथी जानता हूँ, मगर इसके ज़रिए बेटी से बात नहीं कर सकता। मेरा दिमाग मुझे ख्याल ख्वानी से रोक रहा है। आदमी दिमाग के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। उसका दिमाग अल्पा की मुट्ठी में था। बॉबी ने कहा हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो मैडम की मर्ज़ी के खिलाफ होता है। वो हमारी मालिक है, हमें मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। वो दोनों डायना की तस्वीर देखते रहे। बाप के और आशिक के दिलों में उसकी चाहत थी, उससे मिलने के लिए बेचैनी थी, लेकिन महकूम दिमाग के सामने दिल हार रहा था। जब बॉबी रात को अल्पा के खुफिया बंगले में जाता तो वो बंद संवर कर तैयार रहती थी। फिर उसके साथ सैर व तफरीह के लिए बंगले से बाहर निकलती, कहीं रात का खाना खाती थी, फिर उसके साथ वापस आकर सो जाती। उस रात बॉबी ने बंगले में पहुंचकर गुसल खाने में जाते हुए पूछा तुमने आज का अखबार देखा है? नहीं, कोई खास बात है? डायना यहाँ आई है। कौन डायना? जैकी हंटर की बेटी डायना। वह चौंक कर बाथरूम की तरफ देखती हुई बोली क्या उसकी आमद की खबर अखबार में शाया हुई है? वैसी तो कोई मारूफ हस्ती नहीं है, उसने खुद अपनी तस्वीर के साथ इतलाई खबर शाया कराई है। मुझे और जैकी हंटर को मुखातिब करते हुए कहा है कि जब तक हम दोनों से मुलाकात नहीं करेगी इसी मुल्क में रहेगी। एल्पा फौरन उठकर खड़ी हो गई। ड्राइंग रूम में सुबह का अखबार था, वहाँ तेज़ी से चलती हुई गई। एक अखबार को खोलकर देखा। पहले ही सफ़े पर डायना की तस्वीर और इतलाई खबर दिखाई दी। वो खबर पढ़ती हुई बेडरूम में आई, फिर बॉबी को मुखातिब करती हुई बोली कि जैकी हंटर ने अपनी बेटी से रब्ता किया था। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए से बातें करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग ख्याल ख्वानी की तरफ माइल नहीं हुआ। मैंने उसे समझाया हम अपनी मैडम की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तब उसने सब्र कर लिया। शाबाश बॉबी, तुम वाकई मेरे वफादार हो। वैसे तुम डायना से मोहब्बत करते हो, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते? तुम हुक्म दोगी तो मिलूंगा, वरना मेरे लिए यह फ़ख्र की बात है कि तुम्हारी जैसी टेलीपैथी की दुनिया की नाकाबिल यकीन हस्ती मेरी महबूबा बन चुकी है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे मैं डायना को ट्रैप करके तुम्हारी तन्हाई में पहुँचाऊँगी। तुम मेरे वफादार हो, मैं तुम्हारा दिल खुश करूँगी। मैडम, पहले हमें यह सोचना चाहिए कि डायना अचानक यहाँ क्यों आई है। क्या सिर्फ बाप और महबूब की तलाश करने, या वो 11 टेलीपैथी जानने वाले उसके ज़रिए जैकी हंटर को यहाँ ढूंढना चाहते हैं? उन्हें जैकी हंटर की यहाँ मौजूदगी का इल्म होगा तो ये मालूम हो जाएगा कि हम एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर रहे हैं। बॉबी, तुम बेहद ज़हीन हो। तुम्हारी जहानत और वफादारी की वजह से मैं अल्पा की हैसियत से तुम पर ज़ाहिर हो चुकी हूँ। अब आगे जहानत से सोचो और बोलो हमें दुश्मनों को किस तरह मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं अभी डायना के दिमाग में जा रही हूँ। वह डायना की तस्वीर देखने लगी, फिर उसकी आंखों में झांकती हुई उसके दिमाग में पहुँच गई, लेकिन उसी लम्हे डायना ने सांस रोक ली।
बॉबी ने बाथरूम के दरवाजे से झांक कर कहा, मैडम अभी मेरे दिमाग में बात आई है कि तुम्हें डायना के दिमाग में जाकर नहीं बोलना चाहिए। एल्पा ने बॉबी की बात सुनी मगर इसे नज़रअंदाज किया। दूसरी बार ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में पहुंची। उसने सांस नहीं रोकी, किसी कदर खुश होकर बोली, डैडी तुम हो, तुमने अखबार में मेरी तस्वीर देखी है, मेरी बातें पढ़ी हैं इसीलिए आयो। एल्पा फौरन उसके दिमाग से निकलकर जैकी हंटर के पास आई, फिर बोली, मैं इजाज़त दे रही हूँ, बेटी से बातें करो। जैकी खुश होकर उसी वक्त डायना के दिमाग में पहुंचकर बोला, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम हज़ारों मील दूर से मुझे तलाश करने आई हो, तुम कहाँ हो? वो बोली, डैडी तुम्हारी आवाज़ अपने दिमाग में सुनकर यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, फिर तो मैं बॉबी को भी ढूंढ लूँगी। जैकी हंटर बॉबी के बारे में कुछ कहना चाहता था। एल्पा ने उसकी बात बदल दी। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, मेरी बात का जवाब दो, तुम कहाँ हो? तुम मेरे दिमाग में आकर देख रहे हो मैं अपने बेडरूम में लाइट ऑफ करके बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। तिलबैब मेरे लिए अनजाना शहर है, मैं नहीं जानती कि यहाँ किस इलाके के किस मकान में हूँ। बेटी लाइट ऑन करो, बाहर निकलो, मैं मालूम कर लूँगा। पहले तुम ये बताओ कि हम सबको छोड़कर अचानक यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब दूंगा। नहीं डैडी, मैं तुम्हारे पास आऊँगी, अपना पता बताओ। यह शहर तुम्हारे लिए अनजाना है, पता बताऊंगा तब भी भटकती रहोगी। बात मानो, लाइट ऑन करो, बाहर निकलो। डैडी तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम पराया बनकर खून के रिश्तों को छोड़ आए। मेरी अकल कहती है कि अल्पा ने तुम्हें ट्रैप किया है, तुम्हें अगवा करके यहाँ ले आई है। फजूल बातें ना करो, तुम किस अल्पा की बात कर रही हो? उसी वक्त डायना के दिमाग में एक और आवाज़ उभरी। किसी ने कहा, अबे बुड्ढे शर्म कर, बेटी तुझे तलाश करने पराए मुल्क में आई है और तू अपना पता ठिकाना नहीं बता रहा। इतना भी नहीं समझता कि जिस तरह तुझे ट्रैप किया गया है उसी तरह तेरी बेटी को अमेरिका से ट्रैप करके यहाँ भेजा गया है। अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाला फौज का आला अफसर मार्क फोर्ड डायना के दिमाग में रहा करता था। वह हैरानी से सोचने लगा, यहाँ जैकी हंटर के अलावा कौन बोल रहा है? हमारी भी पोल खोल रहा है कि हमने डायना को ट्रैप करके यहाँ भेजा है। एल्पा ने जैकी हंटर के जरिए पूछा, ए तुम कौन हो? ये कैसे जानते हो कि डायना को अमेरिका के टेलीपैथी जाने वालों ने भेजा है और ये गलत है कि मुझे ट्रैप किया गया है? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। उस अजनबी ने कहा, मगर अपनी मर्जी से बेटी को अपना पता नहीं बता सकोगे। एल्पा तुम्हें इजाज़त नहीं देगी और बेटी अपना पता नहीं बता सकेगी। उसे अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाला इजाज़त नहीं दे रहा है। डायना ने परेशान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है डैडी? तुम्हारे अलावा और कौन बोल रहा है? मुझे उसकी बातें सच लग रही हैं। एल्पा ने जैकी हंटर को हुक्म दिया, दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो जाओ, मेरी इजाज़त के बगैर ख्याल ख्वानी ना करो, 10 मिनट के अंदर गहरी नींद सो जाओ। जैकी बिस्तर पर लेटा हुआ था, दिमागी तौर पर हाजिर होकर आंखें बंद करने के बाद सोने के लिए दिमाग को हदायत देने लगा। डायना उसे मुखातिब कर रही थी, डैडी तुम खामोश क्यों हो? क्या मेरे दिमाग से चले गए हो? उसे जवाब नहीं मिल रहा था। एल्पा जैकी को ख्याल ख्वानी ना करने और सो जाने को हुक्म देकर खुद डायना के दिमाग में रह गई। ये तजस्सुस पैदा हो गया कि वह अजनबी कौन है जो डायना के दिमाग में आकर सिर्फ उसके ही नहीं अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों के भी खिलाफ बोल रहा है। डायना के दिमाग में रहने वाला अमेरिकी मार्क फोर्ड भी ये मालूम करना चाहता था कि वह अजनबी कौन है। ये मालूम करने के लिए एल्पा, मार्क फोर्ड और वो अजनबी तीनों ही डायना के दिमाग में मौजूद थे। अगर मार्क फोर्ड मौजूद ना रहता तो डायना दूसरों को महसूस कर लेती और सांस रोक लेती। वो तीनों इंतजार कर रहे थे कि कोई बोलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, फिर उस अजनबी के मुतल्लिक कुछ मालूम हो सकेगा। कुछ देर तक खामोशी रही। आखिर उस अजनबी ने कहा, डायना तुम पर तनमीमी अमल करने वाला तुम्हारे दिमाग में खामोशी से मौजूद है। उसकी मौजूदगी के बायस तुम हमारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही हो। अच्छा है, उसे मौजूद रहना चाहिए। मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त एल्पा भी मौजूद है। एल्पा हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी। उसका दिमाग चीख चीख कर पूछ रहा था, क्या दूर की कोड़ी लाने वाला, दोनों के ख्याल ख्वानी करने वालों को पहचानने वाला वही मकार है, वही शैतान है जिससे मैं डरती हूँ और जिस पर मरती भी रहती हूँ। आखिर मार्क फोर्ड ने कहा, मिस्टर अननोन तुम जो भी हो इस वक्त सच कह रहे हो। हमारे आर्मी के एक अहम तकनीकी माहिर को एल्पा अगवा करके यहाँ ले आई है, लेकिन इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं कर रही थी। हमने डायना को बाप की तलाश में पहुंचाया है। अभी जैकी हंटर ने बेटी से रब्ता करके साबित कर दिया कि वो अपने इख्तियार में नहीं है, अपना पता बेटी को नहीं बता सकता और ये साबित हो गया कि हमारा अगवा किया जाने वाला माहिर जैकी हंटर इस मुल्क में है। एल्पा का झूठ खुल गया। अजनबी ने कहा, अब एल्पा खुद को नहीं छुपाएगी। झूठ खुलने के बाद अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों की दुश्मनी को अहमियत नहीं देगी। ये मालूम करने के लिए बेचैन रहेगी कि मैं कौन हूँ। मार्क फोर्ड ने पूछा, तुम कौन हो? तुम डायना के दिमाग में कैसे पहुंच गई? मैं कौन हूँ ये एल्पा पूछेगी। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि सुबह को अखबार में डायना की तस्वीर देखी। ये पढ़कर हमदर्दी हुई कि एक बेटी बाप को और अपने महबूब को तलाश कर रही है। मैं तस्वीर की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त उसने सांस नहीं रोकी, क्योंकि तुम उसके दिमाग में रहकर ये इंतजार कर रहे होगे कि उसका बाप ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता करेगा। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? हाँ, मैं सुबह से डायना के दिमाग में आता जाता रहा हूँ। ये मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। मेरी मौजूदगी के बायस तुम्हें इसके दिमाग में आने का मौका मिलता रहा। इस मौका से फ़ायदा उठाकर मैंने डायना के चोर ख्यालात पढ़े।
जब ये मालूम हुआ कि उसका बाप जैकी हंटर अमेरिकन आर्मी में नंबर 1 मैकेनिक है तो याद आ गया कि उसी ने ट्रांसफार्मर मशीन बनाई है। मार्क फोर्ड ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने इतनी मालूमात कैसे हासिल की हैं? मैं कह चुका हूँ, ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, ये अल्पा मजबूर होकर पूछेगी। जहाँ तक मालूमात हासिल करने का ताल्लुक है तो मैं कड़ी से कड़ी मिलाकर मालूमात की जंजीर बनाता हूँ। जब ये मालूम हो चुका है कि ट्रांसफार्मर मशीन का माहिर अल्पा का कैदी बन गया तो कोई नादान भी समझ लेगा कि अल्पा जैसी मक्कार औरत ने उस माहिर को यूं ही कैदी नहीं बनाया है, उसे अपना मामूल और महकूम बनाकर एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करा रही है। अल्पा के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर वो गहरी सांस लेकर ख्याल ख्वानी की परवास करती हुई उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, मैं जानती हूँ तुम सांस नहीं रोकोगे। तुम दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखते हो। मक्कार, शैतानों के शैतान, मैं तुम्हें गालियां भी नहीं दे सकती, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और गॉड, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कहाँ आया हूँ? क्या तुम समझ रही हो मैं इसराइल में हूँ? उसने बेयकीनी से पूछा। तुम यहाँ तेलबैब में नहीं हो? मैं अभी नहीं हूँ, बुलाओगी तो आ जाऊँगा। वह जल्दी से बोली, नहीं प्लीज़ यहाँ ना आना। फिर वह चौंक कर बोली, तुम पक्के झूठे और फ्रॉड हो। अगर यहाँ नहीं हो तो अखबार में डायना की तस्वीर कैसे देखी? क्या आजकल घास खा रही हो? क्या तुम्हारे मुल्क के अखबार लंदन और पेरिस नहीं पहुँचते हैं? मैंने एफल टावर के फाउंटेन के पास बैठकर वो अखबार पढ़ा और डायना की तस्वीर देखी। उसे ज़रा इत्मीनान हुआ, मगर फिर वह बेयकीनी से बोली, बड़ी मुश्किल है। तुम्हारे दिमाग में रहकर मालूम नहीं होता कि तुम किस मुल्क, किस शहर या किस मकान में हो या मकान के बाहर हो। खिड़की में ब्लाइंड ग्लास धुंधले शीशे लगे हों तो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता। देखो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं तुमसे कहने का हक नहीं रखती, फिर भी इल्तिजा करती हूँ, मेरे मौजूदा मामलात में मदाखलत ना करो। मेरे मकान के हर कमरे में एक ट्रांसफार्मर मशीन रखी रहती है। मैं तुमसे मशीन उधार मांगने नहीं आऊँगा। अभी भूल जाऊँगा कि तुम्हारे मौजूदा मामलात क्या हैं। मैं ख्वामखा इल्तिजा कर रही हूँ। तुम दहकते हुए अंगारों पर बैठकर मदाखलत ना करने की कसम खाओगे तब भी यकीन नहीं करूँगी। फॉर गॉड सेक, मुझसे कोई समझौता करो। जब मेरी कसम पर यकीन नहीं है तो किसी समझौते पर कैसे यकीन करोगी? मजबूरी है, किसी न किसी मामले में यकीन करना ही पड़ेगा। मजबूरी है तो बोलो, किस तरह का समझौता करोगी? मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। अगर तुम मेरे मौजूदा मामलात में मदाखलत नहीं करोगे बल्कि अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी दोगे तो मैं तुम्हारी कनीज़ बनकर रहा करूँगी। तुम्हें शरीक हयात बनाया था, फिर तुमसे निजात हासिल करने के बाद अपने दोनों कान पकड़ लिए। ज्वाला शरीक हयात बनकर ना रह सकी, वदना कनीज़ बनकर क्या भला करेगी? गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई। तुम फराख दिल हो, मुझे माफ़ करके एक मौका दो। मैं एक दोस्त बनकर तुम्हारे काम आती रहूँगी और अपनी वफादारी साबित करती रहूँगी। मैंने तुम्हें मुआफ़ किया, मेरे खुदा ने तुम्हें मुआफ़ किया। मैं तुम्हें एक बेहतरीन दोस्त समझकर अपनी वफादारी साबित करने का मौका दे रहा हूँ। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत नादान हूँ, ख्वामखा तुमसे दुश्मनी करती रही। तुम फिर दोस्ती का मौका दे रहे हो। अब मैं मरते दम तक हर हाल में दोस्ती निभाती रहूँगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी काम की बातें करो, मुझसे क्या चाहती हो? ये तुम अच्छी तरह समझ गए हो कि मैं बड़ी राजदारी से ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करा रही हूँ। अब राजदारी कहाँ रही? जैकी हंटर और उसकी बेटी डायना की आमद से तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन का राज खुल चुका है। यही तो परेशानी है। वो लोग मशीन की तैयारी के दौरान में रुकावटें पैदा करेंगे। मैं उनसे निमटने का हौसला रखती हूँ, फिर भी तुम्हारा ताउन चाहती हूँ। मैं किस तरह ताउन कर सकता हूँ? सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी मशीन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई ना करो। तुम्हारी वह मशीन महीने 2 महीने में तैयार हो जाएगी। मुझसे तुम्हारी दोस्ती और वफादारी की मुद्दत भी 2 माह की होगी। मशीन तैयार होते ही तुम्हारे अंदर की यहूदी औरत बेदार हो जाएगी। प्लीज़ ऐसा ना कहो। पहले वफादारी साबित करो, फिर मशीन तैयार करो। इतनी जल्दी किस तरह साबित करूं? किस मामले में वफादारी का मुजाहरा करूं? आइंदा 1 बरस तक कई मामला दरपेश होंगे। उन तमाम मामलात में मेरी दोस्त और वफादार होगी। जब मुझे यकीन हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। वो बेख्तियार चीख कर बोली, 1 बरस? तुम ये चाहते हो कि मैं 1 बरस तक तुम्हारी गुलामी करती रहूं, उसके बाद ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करूं? असूली बात है, पहले दोस्ती और वफादारी का सबूत पेश करना चाहिए। तुम बड़े वो हो, प्लीज़ मजाक ना करो। अगर ये मजाक है तो बताओ, दोस्ती और वफादारी कैसे साबित करोगी? जब दोस्ती रहेगी, राब्ता रहा करेगा तो मैं वफादारी साबित करती रहूँगी। मैं उस वफादारी की बात कर रहा हूँ जिसे मशीन की तैयारी के बाद कायम रहना चाहिए। ये तुम्हारा आज का रिकॉर्ड है कि अपना काम निकालते ही नज़रें फेर लेती हो। अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ? 1 बरस तक यकीन दिलाने के बहुत से मौके मिलते रहेंगे। तुम चाहते हो इसके बाद मैं मशीन तैयार कराती रहूँ? इस 1 बरस में मशीन का माहिर जैकी हंटर मर सकता है या दुश्मन उसे हलाक कर सकती हैं। उस मशीन का नक्शा मुझसे छीना जा सकता है। मैं 1 बरस तक जैकी हंटर और नक्शे की हिफाजत करूँगा। जैकी हंटर तबई मौत मरेगा तो मैं तुम्हारी वो ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करूँगा। तुम मुझे टाल रहे हो। ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करना आसान नहीं है। अगर तुम मैकेनिक हो तब एक आम मैकेनिक ये मशीन तैयार नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने और अली ने बाबा साहब के दायरे में ये मशीन तैयार की थी और अली यही मशीन तैयार करने चीन तक पहुंच रहा है।
फिर तो ये ज़्यादती है कि ये मशीन चीन को फराहम करो और मुझे ना करो। हमारे चीनी भाई तोता चश्म नहीं है, आगे का हाल खुदा जानता है, तुम्हारा हाल शैतान भी जानता है। अपने हाल पर खुद रहम करो, 1 बरस में अपनी आदतें दुरुस्त करो, उसके बाद मशीन तैयार करो। ये क्या तुमने 1 बरस की रट लगाई है? घंटे भर से तुम्हारी खुशामदी कर रही हूँ। तुम कहोगे तो सारी ज़िंदगी खुशामदी करती रहूँगी, लेकिन 1 माह के अंदर ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कराऊंगी। एल्पा, हर चीज़ के पैदा होने और फना होने का वक्त मुकर्रर होता है। तुम क्या जानो कि तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन कब पैदा होगी और पैदा हो भी सकेगी या नहीं? मैं खूब समझ रही हूँ तुम ढके छुपे अल्फाज में चैलेंज कर रहे हो कि मुझे मशीन तैयार करने नहीं दोगे। मैं किसी को खुश नसीब या बदनसीब बनाने के अहमकाना चैलेंज नहीं करता। मैं तुम्हें बीवी बनाकर तुम्हारे नसीब नहीं बदल सका, अब भला कैसे बदल सकता हूँ? जो पेश आना है वो तुम्हारे नसीब से आएगा। वो झुंझला कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता। मैं ज़िंदगी की सबसे अहम कामयाबी हासिल करने वाली हूँ और ऐसे वक्त तुम यहाँ मरने क्यों आ गए हो? मैं पेरिस में जी रहा हूँ, तुम्हारे तिलबा में मरने नहीं आया हूँ। मैं भी मालूम कर लूँगी कि तुम कहाँ हो, मुझे कमज़ोर ना समझना। अगर तुम मेरे मुल्क के किसी भी हिस्से में पाए जाओगे तो मैं तुम्हारी रातों की नींद और दिन का सुकून गारत कर दूंगी। अब वो जवानी कहाँ रही कि रातों की नींदें उड़ा सको? ज़रा आईना देखो, ढल चुकी हो। वो उसके दिमाग से निकल आई। जेकब रॉबिन के पास पहुंचकर बोली, तुमने एक बार अपने काले जादू से मालूम किया था कि मेरा दुश्मन नारंग कहाँ छुपा हुआ है? जेकब रॉबिन ने कहा, यस मैडम, वो नारंग 40 दिनों की तपस्या कर रहा था। भीमा ने काले जादू से उसके चारों तरफ एक दायरा खींच दिया था। उस दायरे के अंदर मेरे जादू ने उस पर असर नहीं किया, लेकिन ये मालूम हो गया था कि वो भारत में है। अब ये मालूम करो कि पारस कहाँ है। मैडम, ये काला अमल बहुत मुश्किल है, ज़रा वक्त लगेगा। मैं 2 घंटे तक उसका सुराग लगा सकूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुसलसल अमल करते रहो, उसका सुराग मिलते ही उसे अपने ज़ेरे असर लाओ। अगर उसके दिमाग पर असरअंदाज ना हो सको तो उसे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाओ। मैं भी किसी को आलाकार बनाकर उसे ख़त्म कर दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जिंदा रहेगा तो मुझे मशीन तैयार कराने नहीं देगा। उसे मरना है, हर हाल में मरना है। मैडम, आप देख रही हैं मैं काला अमल शुरू करने की तैयारी कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। वो 2 घंटे के अंदर आपके कदमों में होगा। एल्बा उसके दिमाग में रहकर देख रही थी। वो पारस के खिलाफ काला जादू शुरू कर रहा था। उसे किसी हद तक इत्मीनान हुआ। वो इतना समझती थी कि काले जादू के जरिए पारस को कोई नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, उसका सुराग जरूर मिलेगा कि वो किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके में है। एल्पा के लिए इतना ही बहुत होता। उसका पता ठिकाना मालूम होते ही वो किसी आलाकार के जरिए उसे गोली मार सकती थी, और अगर उसके मुकद्दर में जिंदगी होती तो उसे कम से कम अपाहिज जरूर बना सकती थी। जिंदा रहने के लिए सांसें लेते रहना जरूरी है, लेकिन मौजूदा हालात में एल्पा के लिए ट्रांसफार्मर मशीन लाजमी थी। वह मशीन तैयार न होती तो उसका दम निकल जाता। वह मशीन उसे नई तवानाइयाँ, नई सलाहियतें, नई हुक्मरानी और रोब दबदबा देने वाली थी। यह सब कुछ उसी वक्त हासिल होता जब पारस जिंदगी हार जाता, या अपाहिज और कमज़ोर हो जाता, या उसके रास्ते से हट जाता। वो हटने वाला नहीं था और वो जान की बाजी लगाकर उसे हटाने वाली थी।